माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, प्रश्न श्री खेमराज कटारा। 397। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला उदयपुर में खाद्य उत्पादन के 15 कारखाने हैं। राज्य सरकार द्वारा खाद्य उत्पादन पर कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा सिंगल सुपरफॉस्फेट खाद बनाने वाले कारखानों को राजस्थान राज्य में विक्रय की गई मात्रा पर अनुदान दिया जाता है। इसका विवरण परिशिष्ट के अपर संग्रह है। भाग 3। जी नहीं, फर्जी बिलों के आधार पर अनुदान राशि प्राप्त करने का प्रकरण नहीं पाया गया है। 4। खाद निर्माण में काम आने वाली सामग्री पर कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल किया है मंत्री जी से। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैंने सूची मांगी है कि उदयपुर में कितने कारखाने खाद बनाने का काम करते हैं। मुझे सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। दूसरा सवाल मैंने पूछा है कि फर्जी बिलों के माध्यम से कितना अनुदान पिछले 5 वर्षों में उठा। मंत्री जी ने जवाब दिया है जो सत्यता से बहुत परे है और आंकड़ों की जाल में फंसाया है। उन्होंने केवल 5 साल में 10 कारखानों में जो अनुदान राशि जो दर्शाई है वो केवल 32 करोड़ 489 लाख 9,454 रुपया बताया है 5 साल में। और केवल 15 इन कारखानों में से एक ऐसा कारखाना है जो रामा फास्फेट है। उस अकेले कारखाने में इन्होंने 14 करोड़ 73 लाख 55,068 रुपया बताया गया है। और बाकी के जो कारखाने हैं उनको बाकी की राशि बताई है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना है कि फर्जी बिलों के तहत कितनी राशि इन विभिन्न कारखानों ने प्रतिवर्ष उठाई और अगर उन्होंने राशि उठाई है तो इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई आप करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे डिटेल्स उनको दे दिए गए हैं और उन्होंने कुल कारखाने वहाँ 15 लगे हुए हैं। और दूसरे, क्योंकि इन्होंने अगला प्रश्न में पूछा कि अनुदान कितनों पे दिया गया है, तो जो 5 और जो कारखाने हैं इन 9 के अलावा उन पे कोई अनुदान नहीं दिया गया है, इसलिए उन पे कोई लिस्ट नहीं दी गई। और जहाँ तक है वो तो सारा है कि हमारे पास कोई ऐसा प्रकरण सामने नहीं आया है जिसमें कोई फर्जी सब्सिडी दी गई है। साइट ने पिछले 2 वर्षों से अपना उत्पादन बंद कर रखा है और यदि उत्पादन बंद कर रखा है लिबर्टी पेस्टिसाइड को, क्योंकि उसकी प्रदूषण के कारण से लोगों की शिकायत से, और उसके बाद भी उसको 99-2000 में भी और 2000-2001 में भी ये अनुदान की राशि दी गई। ये आपने भाग संख्या 3 के जो दूसरा पार्ट है, क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है। इसमें आपने मौन रह गए, केवल ऊपर के प्रश्न के आधार पर जी नहीं लिख दिया आपने,
कि कर्मचारियों और उन्होंने कोई फर्जी बिलों के आधार पर भुगतान नहीं किया, वो बात समझ में आ गई। लेकिन माननीय सदस्य ने जब प्रश्न किया तो उसमें लिखा, क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो इसके बारे में आपका कोई जवाब इस उत्तर में नहीं है। एक तो इसे स्पष्ट करें, और ये सच है, आप इसे चाहे किसी भी रूप में कहें, वास्तव में बिलों के आधार पर ही ये अनुदान उठाने की एक प्रक्रिया निरंतर चल रही है। कारखाना जितना उत्पादन करना चाहिए उत्पादन नहीं करता है, उतनी बिक्री नहीं करता है, और केवल इस अनुदान की राशि के लिए बिलों को काट करके ही इस राशि को प्राप्त करना उनका मुख्य ध्येय हो गया है पिछले कम से कम इन 3 सालों में, क्योंकि अकाल के कारण से वैसे भी बिक्री काफ़ी कम हो रही है। और उस समय में भी उन्होंने अपने अकाउंट के आधार पर, आप स्वयं देखेंगे तो 15-15 करोड़ रुपया केवल, आपने देखा रामा फास्फेट का है ना, 15 करोड़ रुपया केवल 2000-2001 का है। वास्तव में इतना उत्पादन भी है कि नहीं, इसकी किसी ने जाकर देखने की कोशिश भी की क्या? उनकी बिजली के बिलों से पता लग जाएगा, उनके जो माल आए हैं, कच्चा माल उन्होंने मंगाया, उससे पता लगेगा। तो माननीय सदस्य की जो मंशा है वो ये थी कि अगर आपको इसके बारे में जांच करा ले तो हर्जा क्या है? बैठ के सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको इन खाद के कारखानों में किसी किस्म की अनियमितताओं की कोई शिकायतें प्राप्त हुई, और शिकायतों के अलावा भी क्या आपने अनियमितताओं को और गड़बड़ी को रोकने के लिए स्वयं भी कोई इंस्पेक्शन या जांच या सुपरविजन कराया? यदि हाँ तो कब कब कराया, ताकि और उसके क्या परिणाम सामने आए? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय आपसे एक जानना चाहूँगा कि रामा फास्फेट, जिसको आपने 14 करोड़ का अनुदान दिया है, इसका वर्ष 1999-2000 में इसका कुल उत्पादन कितना था? आप विक्रय पर अनुदान दे रहे हैं, क्या यह सही है? उत्पादन से ज्यादा विक्रय रामा फास्फेट और लिबर्टी पेस्टिसाइड दोनों ने दिखाया है। क्या यह भी सही है कि दोनों के लिए आपके पास लगभग 3 या 4 शिकायतें आई है और आपने उन शिकायतों पर कोई जांच नहीं कराई? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न ये था कि फर्जी बिलों के आधार पर ये अनुदान दिया गया है, और ये जो भी आंकड़े दिए गए हैं ये आंकड़े सत्यता से बहुत दूर हैं। और रामा फास्फेट एक अकेला कारखाना है जो प्रति माह 15 लाख से ज़्यादा अनुदान उठा रहा है फर्जी बिल के आधार पर। जो सामग्री जो खाद के उत्पादन में काम आती है वो खुले बाजारों में बिक रही है, और जो उत्पादन हो रहा है वो भी जो क्षमता है उससे कहीं कम है, और ये सारे झूठे बिल के तहत किया जा रहा है। और ये कारखाना ऐसी जगह पे लगा है, पूरा जनजाति इलाका है, और उसमें उसके 5 किलोमीटर के रेडियस पर जहाँ वह घास उगती है, अगर मवेशी खाती है तो वो मर जाती है, पानी सारा खराब हो चुका है, और वहाँ जो फसलें हैं वो सारी बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में ये कारखाना काम कर रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि इस कारखाने के प्रति आप जांच कराएंगे, और जांच कराने के बाद में अगर अवहेलना पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी, क्या इसको बंद कराने की कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका अनुदान का जो तरीका है वो ये है कि कंपनियां बिल भेज देती हैं और केंद्र से 80% जो है वो सीधा केंद्रीय सरकार से उनको तुरंत पेमेंट हो जाती है। 20% जो है वो आता है, उसको वेरीफाई करते हैं, जो उसका है जहां वो भेजते हैं उसके आधार पे करते हैं, और उस हिसाब से जब वेरीफाई हो जाता है तो उसको हम भेजते हैं, तो बाकी का 20% उनको जब मिलता है। दूसरा ये है कि जहाँ तक इंक्वायरी का ताल्लुक है, इसकी पहले एक शिकायत सूर्य केमिकल्स, कलर केमिकल्स के बारे में आई थी 21/4/97 को, और उसकी इंक्वायरी
कंप्लीट हो गई थी 27/9/97 को, और उसमें ये पाया गया कि उसमें इनको दोष मुक्त किया गया, कोई इल्ज़ाम इनके ऊपर साबित नहीं हुआ। दूसरा ये है कि पिछले दफ़ा माननीय सदस्य ने ये सवाल पूछा था बजट सेशन में, उस इन्हीं लाइन्स पर करीब करीब, तो उसके बाद मैंने फिर खुद सोमोटो, कोई शिकायत नहीं आई, इतनी डिटेल मैंने करवाई, ज़रा आप सुने। इसके अलावा कुछ अगर आप कहेंगे तो उसकी भी करा दूंगा। 25/5 को इन 13 पॉइंट्स मैंने लिखे और उन पर उसकी इंक्वायरी हुई। फैक्ट्री में एसएसपी के उत्पादन में कार्य करने वाले श्रमिकों का मास्टर रोल मूल ही प्राप्त किया जाए। 2, गुड्स रसीद के नंबर परिवहन कर्ताओं से जिन पर दैनिक माल की मात्रा, ट्रांसपोर्टर का नाम, चुंगी की रसीद, वो माल भाड़े की मूल रसीद भी प्रस्तुत की जाए। 3, डीलर व उपभोक्ताओं के चालानों की रसीद प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाए। 4, रॉक फास्फेट के किराये बिलें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के ही प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किए जाएं। एसिड्स की किराये किया गया विक्रेता द्वारा सत्यापन, पैकिंग हेतु उपयोग किए गए बैगों का भी सत्यापन विवरण। कंपनी में एसएसपी के किराये की चुंगी की रसीद, यदि विक्रेता द्वारा चुंगी दी गई हो तो वह भी प्रस्तुत की जाए। डीलर से भुगतान की रसीद प्राप्त की जाए, चाहे वो भुगतान नगद हो या ड्राफ्ट से हो। 7, कंपनी की वर्षवार बैलेंस शीट बैंक से सीधे ही कंपनी के अकाउंट के स्टेटमेंट की प्रति। 8, डीलर से ये पता किया जाए कि निर्माता ने एसएसपी कब सप्लाई की और अन्य ऐसी विवरण जिससे कि ये सबूत मिलता हो कि वास्तव में एसएसपी विक्रय किया गया है। 9, जिले के उप निदेशक से ये प्रमाणित करवाया जाए कि एसएसपी कितनी मात्रा में निर्माता ने डीलर को सप्लाई किया, डीलर ने आगे ये माल किसको विक्रय किया, उप निदेशक से विवरण स्थापन करवाया जाए। फैक्ट्री में एसएसपी के उत्पादन में जो बिजली खर्च हुई है उसका बिल विद्युत मंडल से प्रमाणित करवाया कर मंगवाया जाए। 11, वर्षवार सब्सिडीज जो के विभाग से निर्माताओं को दी गई उसका ब्यौरा। भिवानी मंडी के डीलरों ने लिखत में ये कहा है कि एसएसपी का क्रय इस कंपनी से नहीं किया गया है, फिर भी सब्सिडीज रिलीज कर दी गई हैं, ऐसा क्यों? फैक्ट्री और डीलरों से उठाए गए सैंपल्स व उनके प्रमाणित मानक नमूनों पर क्या कार्रवाई की गई? क्या इसके पश्चात सब्सिडी रोक दी गई? कितने बिंदुओं पे मैंने इंक्वायरी कराई डिटेल्स, और उसमें उन्होंने ये मैंने, क्योंकि माननीय हमारे उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो इन्होंने तो उसके बाद कुछ आगे बात नहीं कही, लेकिन मैंने ये सोमोटो इन सारे पॉइंट्स पर इसकी डिटेल्ड इंक्वायरी कराई और मेरे पास उसकी पूरी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट मौजूद है। हाँ, बता दें कि आपने इन बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट का ये बता कराई, दो। इस रामा फास्फेट का ही डिटेल बता दें कि इसकी जांच सारा जो है हमने उसका करा के, और उसमें जो है इनमें जो आप तो हमें लिबर्टी पेस्टिसाइड और रामा फास्फेट दो की जांच रिपोर्ट बता दो। आप सारों की बता रहा नहीं, हूं, दो की बता दो, दो की बता दो। वही है कि उनमें कोई इस तरह की अनियमितताएं नहीं पाई गई। और एक बात और मैं अर्ज कर दूं कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो जो है गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, आरएमएम और आरएसईडीसी और हिंदुस्तान जिंक से खरीदा जाता है, कोई प्राइवेट डीलर से नहीं खरीदा गया। तो वो भी हमने देखा है कि वहां से पूरा जो है रॉ मटेरियल खरीदा गया है। और तो इसलिए हमने जो रिपोर्ट अपनी करवाई है, पहले भी हुई 97 में और अब भी, उसमें कोई बात गलत नहीं पाई गई। नेक्स्ट।
नहीं मंत्री जी, मैंने मोटा सवाल ये किया था, क्या ये सही है कि प्रोडक्शन जितना हुआ उससे ज्यादा विक्रय दिखाकर सब्सिडी उठाई गई? आपने उस पर कुछ नहीं कहा। मैं कह रहा हूं ये सब बात निराधार है, गलत है, और मैं 13 बिंदुओं से सोमोटो इंक्वायरी कराई है। और माननीय सदस्य के अगर कोई नोटिस में बात हो आप बताइए, तुरंत करा दूंगा। तो क्या ये भी गलत है कि 2 वर्ष से ये अनिल पेस्टिसाइड बंद पड़ा है? ये आपकी इंफॉर्मेशन है, पेस्टिसाइड बंद पड़ा है, मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है ये। तो मैं अब आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्या आप इसकी जांच करवाएंगे? मैं लिबर्टी पेस्टिसाइड 2 वर्ष से बंद है अध्यक्ष महोदय। मैं कह रहा हूं, और मैंने इसके नाम से 1-2 नहीं लाखों रुपए क्या अनुदान उठाया जा रहा है। मैं बड़ी गंभीरता से पवित्र सदन में कह रहा हूँ, मंत्री जी हिम्मत हो तो आप जांच कराओ। मैं जो कह तो रहा हूँ कि मैंने सारी जांच करा ली है। और मैंने जो बिंदु उठाया अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन अध्यक्ष महोदय, ये मामला किसानों के नाम पर घोटाला करने वाले लोगों के प्रसंग में है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मैंने कहा कि 2 वर्ष से ये पूरा कारखाना बंद पड़ा है और उसके बाद भी प्रोडक्शन दिखाया जा रहा है, विक्रय हो रहा है, आप खड़े होकर क्यों नहीं कहते कि आप जांच कराओगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ माननीय सदस्य शुरू से माने आने सदस्य को तो आदत पड़ गई है कि कोई न कोई इल्जाम लगाना। अध्यक्ष महोदय, मैं जब ये कह रहा हूँ वो तो कुछ आदत का हिस्सा बन चुका है। आखिर पार्लियामेंट अगर सदन के अंदर हम अपनी बात करें, मैं ये कह रहा हूँ, तकलीफ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये क्या बात है अध्यक्ष महोदय? नहीं अध्यक्ष महोदय, अनुदान हुआ है, मैंने आप सुनिए ना, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ आप उसकी जांच कराओ। क्या बात कर रहे हो? हम ये कह रहे हैं हमने बिजली के बिल और सारी चीजें कराइए और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और कोई अगर नया तथ्य के सामने है तो उसे दे देना, उसे भी दिखवा देंगे। जांच करवा डिटेल दे करके इंक्वायरी करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री रामलाल गुर्जर। पेशेंट संख्या की एक कॉपी हम लोगों को दे दें सदन में, ताकि हम उसको वहां जा करके वेरीफाई कर दें कि आपकी मैं बिल्कुल दे रहा केवल आप अपनी जांच रिपोर्ट हमारे ये सदन के पटल पे रख दीजिए। अध्यक्ष महोदय, 2 वर्ष से बिना प्रोडक्शन के अनुदान सदन के उठाया जा पटल पर रहा आप अपनी जांच रिपोर्ट जी नहीं, श्री रामलाल गुर्जर। बल्कि जिला कलेक्टर भीलवाड़ा द्वारा नगर पालिका आसीन को स्टेडियम के लिए भूमि का आवंटन किया गया है। जी हाँ, खंड 2 जी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके मार्फत खेल मंत्री जी से ये चाहता हूं कि जो आपने लिखा कि कलेक्टर भीलवाड़ा द्वारा स्टेडियम के लिए भूमि आवंटन की गई है, तो कितनी भूमि आवंटन की गई है और कितनी जमीन पर आपने लिख रखा है कि कब्जा भी कर रखा है, तो कितनी जमीन पर कब्जा कर रखा है और कब्जा कर रखा है तो किन्होंने कितना कितना कर रखा है। दूसरी बात, आपने लिखा कि स्टेडियम के लिए जगह है लेकिन बनाना निर्माण कार्य के लिए मना कर रखा है, तो फिर निर्माण कार्य के लिए मना क्यों? आसीन नगर पालिका ने जिला कलेक्टर भीलवाड़ा से 1990 में नगर पालिका के स्टेडियम के लिए भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया और उसके बाद जिला कलेक्टर ने राजस्व विभाग से 21 बीघा 2 बिस्वा जमीन नगर पालिका आसीन के स्टेडियम के लिए आवंटित की। चूंकि नगर पालिका स्टेडियम ने 1000 रुपए बीघा के हिसाब से राशि जमा नहीं कराई, इसलिए नगर पालिका का जो स्टेडियम था, जो भूमि थी, वो भूमि का कब्जा नगर पालिका को नहीं सौंपा गया। वहां पे एक व्यक्ति का कब्जा है और वो जो कब्जा है उस कब्जे को हटाने के लिए अभी जिला कलेक्टर भीलवाड़ा ने तहसीलदार आसीन को इस बात का निर्देश दिया कि जो कुछ पार्ट के ऊपर जो कब्जा किया हुआ है उसके लिए 91 की कार्रवाई की जाए, तो 91 की कार्रवाई की जा रही है। जमीन जैसा कि आपने पूछा है 21 बीघा 2 बिस्वा आवंटित की गई है, लेकिन चूंकि जमीन का कब्जा नगर पालिका को सौंपा नहीं गया है, वो इसलिए नहीं सौंपा गया कि 21,000 रुपए नगर पालिका ने यूं ही राजस्व विभाग ने जमीन आवंटित की और तहसीलदार ने पटवारी को अमल दरामद के लिए लिखा, तो नगर पालिका ने राशि जमा नहीं कराई, इसलिए सवाल ही नहीं उठता। और नगर पालिका के आपने निर्माण की जहां तक बात कही है, जब स्टेडियम की भूमि ही नगर पालिका को नहीं दी गई
तो निर्माण का तो सवाल ही नहीं उठता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मंत्री जी ने बताया कि एक व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर रखा है। अब मंत्री जी बताएं कि वो कब से कब्जा किया है, आज तक उसकी क्या कार्रवाई हुई, उसको सरकार हटाना चाहती है या नहीं चाहती है, और कितनी भूमि पर उसका व्यक्ति का कब्जा है। ये कोई बात है? उक्त भूमि के ऊपर नंदा पुत्र गोकल खटीक निवासी गोविंदपुरा ने कब्जा कर रखा है। चूंकि 91 का मामला बनता है, इसलिए तहसीलदार के पास 91 का केस चल रहा है, और जब तहसीलदार के पास चल रहा है तो यूं ही तहसीलदार अपना फैसला सुनाएगा, उसके बाद में बेदखली कार्रवाई हो वो की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय खेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब आपने कहा कि 21,000 रुपये नगर पालिका आसीन जमा नहीं करा पाई, तो अब ये भूमि आप स्टेडियम के लिए नगर पालिका को भी नहीं दी है, तो आज की स्थिति में ये स्टेडियम की जमीन किसके कब्जे में, इसकी रखरखाव की जिम्मेदारी किसके कब्जे में, और क्या सरकार इस प्रकार की अलॉट की हुई नगर पालिका आसीन की भूमि को नगर पालिका के जो राशि ड्यू है उसको प्राप्त करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की, और ये जो कब्जा अभी आपने बताया ने किसी महानुभाव ने कर रखा है, तो ये कोई निश्चित तिथि तो बताइए। आपने कह दिया 91 की, जब आपको मालूम भी है कि स्टेडियम की जमीन है और फिर लगातार उसका कब्जा भी आप नहीं हटा रहे हैं, और अब आज विधानसभा में आप कह रहे हैं कि जिला कलेक्टर ने तहसीलदार को लिखा है, तो ये जो कब्जा है कब तक हट जाएगा, कोई निश्चितता के साथ तो आप बताइए। और इस भूमि को नगर पालिका को कब्जा देने में आपको अब क्या परेशानी है, ये भी बताइए। वैसे तो ये जो प्रश्न है वो राजस्व से संबंधित है, लेकिन चूंकि खेल विभाग का को प्रश्न पूछा गया है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि नगर पालिका आसीन ने 1990 के अंदर इस बात का आवेदन किया जिला कलेक्टर को, और राज्य सरकार ने जमीन आवंटित कर दी, लेकिन चूंकि 21,000 रुपये जमा करवाए ही नहीं, इसलिए कब्जे का सवाल ही नहीं उठता नगर पालिका का। लेकिन चूंकि नंदा नाम के एक व्यक्ति ने उक्त जमीन के कुछ हिस्से पर कब्जा कर रखा है, और उस कब्जे को हटाने के लिए 91 की कार्रवाई एक कोर्ट का काम है, न्यायालय का काम है। 91 का केस है, वो भी न्यायालय के अधीन काम है। तो जो ही 91 की कार्रवाई हो जाएगी और फैसला हो जाएगा, तो राजस्व विभाग के द्वारा जो आवंटन शुदा जमीन 21 बीघा 2 बिस्वा है, उस जमीन को अगर नगर पालिका आसीन 21,000 रुपये जमा करा देगी तो नगर पालिका को उसका कब्जा सौंप दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, क्या खेल विभाग माननीय अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। खेल के लिए राज्य सरकार सब प्रकार के स्टेडियम और मैदानों की व्यवस्था करती है। क्या आपका खेल विभाग इस प्रकार के स्टेडियम की अलॉट की हुई भूमि, क्योंकि आप खेलों के बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, तो क्या आपका विभाग इस प्रकार के 21,000 रुपये का पेमेंट नहीं कर सकता? क्या करने के प्रावधान नहीं है सरकार के? इससे अवगत कराइए। खेल विभाग इस प्रकार की भूमि की राशि जमा कराने का सवाल ही नहीं उठता। खेल विभाग की अलग गतिविधियां हैं, और निर्माण के लिए खेल विभाग और खेल प्राधिकरण दोनों मिलकर के खेल स्टेडियम का निर्माण कराती है। इस प्रकार की भूमि की राशि नहीं दी जा सकती। राजस्थान में आपने अब तक कहीं नहीं दी क्या? डॉक्टर करोड़ीलाल, राजस्थान में इस प्रकार के भूमि के लिए कहीं आपने अदायगी नहीं की क्या? माननीय, थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसका एक उत्तर चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी। क्या राजस्थान में इस प्रकार के स्टेडियम के लिए आपने भूमि के लिए कहीं अदायगी की है क्या? कहीं नहीं की गई है। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया कि कब्जा किया तो कब से किया है और कितने पार्ट पर कर रखा? आपने कहा कुछ हिस्से पे कब्जा कर रखा, लेकिन कुछ नाप तो होगा ना कि मान लो बीघा, आधा बीघा, 5 बीघा, कितने हिस्से पर कब्जा कर रखा है? राजी खसरा नंबर 591 की कार्रवाई चल रही है। नहीं, कब से कब्जा किया और कितने पार्ट पर कब्जा है? ये राजस्व विभाग से संबंधित है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजस्व विभाग से संबंधित है, और चूंकि राजस्व विभाग से संबंधित होने के नाते तहसीलदार आसीन के यहाँ 91 की कार्रवाई चल रही है और कुछ पार्ट पे चल रही है, तो ये सारा केस राजस्व विभाग से संबंधित है, ये खेल विभाग से संबंधित नहीं है।
डॉक्टर करोड़ीलाल। प्रश्न संख्या 399। एक, ग्राम गुड़ला चंदन तहसील बौली की अराजी खसरा नंबर 582/1, क्षेत्रफल 1 बीघा का खातेदार काश्तकार श्री नैनू पुत्र रामदेव मीणा, खसरा नंबर 582/2, क्षेत्रफल 2 बीघा एवं 582/3, रकबा 1 बीघा का खातेदार सर्वश्री राम सहाय रतन पिता गंगाराम जनको बेवा गंगाराम मीणा, खसरा नंबर 582/4, रकबा 1 बीघा का खातेदार काश्तकार श्री कृष्णा पुत्र रामपाल मीणा, निवासी गुड़ला चंदन है। खसरा नंबर 585, रकबा 8.09 बीघा एवं 586, रकबा 12.14 बीघा का खातेदार काश्तकार श्री विष्णा पुत्र रामपाल मीणा। विल रहन किशनलाल गंगाधर मीणा, राहीन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बौली, मूर्तहीन जमाबंदी के अनुसार अंकित है। खसरा नंबर 587, क्षेत्रफल 12.13 बीघा का खातेदार काश्तकार सर्वश्री कृष्णा पुत्र रामपाल एवं किशनलाल पिता गंगाधर जाति मीणा, राहीन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बौली, मूर्तहीन, हिस्सा 1/4 रतनलाल पुत्र कल्याण मीणा है। हिस्सा 1/2 जिसमें से 2 बीघा भूमि जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र श्री सुरजन पुत्र हरगोविंद, हीरालाल पुत्र रामदेवा, रंगलाल पुत्र मन्ना, जयलाल पुत्र गंगाराम, सत्यनारायण पुत्र कैलाश मीणा को विक्रय कर दी, जिसका नामांतरणकरण संख्या 437 दिनांक 26/12/98 में है। उक्त भूमियों की नकल जमाबंदी संवत 2052-55 एवं नकल नामांतरणकरण संख्या 437 की प्रति परिशिष्ट 1 सदन के पटल पर रख दी है। 2, जी हाँ, विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट 2 रख दिया गया है। 3, जी हाँ, विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट 3 रख दिया है। 4, जी हाँ, रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 4 सदन के पटल पर रख दी है। 5, जी नहीं। 6, खसरा नंबर 586, रकबा 12.14 बीघा आंशिक व खसरा नंबर 587, रकबा 12.13 बीघा पूर्ण रूप से पड़त पड़ा हुआ है। राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार सर्वश्री नैनू, कृष्णा, राम सहाय, रतन, कृष्णलाल, कल्याण, सुरजन आदि की ओर से प्रश्नगत भूमियों पर कब्जा दिलाने के संबंध में परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि रामधन पुत्र प्रभुलाल मीणा निवासी गुड़ला चंदन की ओर से ही पत्र व्यवहार एवं परिवाद प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार परिवादी रामधन को प्रश्नगत भूमियों पर कब्जा दिलाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, जैसा कि इन्होंने प्रश्न के खंड 6 में स्वीकार किया है कि खसरा नंबर 586 का रकबा 12.14 बीघा आंशिक व खसरा नंबर 587 का रकबा 12.13 बीघा पूर्ण रूप से पड़त पड़ा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, ये कब से पड़त पड़ा है और किस कारण से पड़त पड़ा हुआ है? 2, पड़त भूमि पड़े रहने का कारण ये नहीं है कि वहाँ के गांव के कुछ लठधारी लोग इस खातेदार को जुताई बुआई नहीं करने देते? तीसरा, क्या यह सही है ये खातेदार अनेकों बार मुख्यमंत्री कार्यालय में गए, कलेक्टर के पास गए, संबंधित अधिकारियों के पास गए और मुख्यमंत्री कार्यालय से कई पत्र कलेक्टर को लिखे गए, उसके बावजूद भी इस खातेदार को आज तक जिला प्रशासन कब्जा नहीं दिला पाया है? क्या माननीय मंत्री महोदय, इस खातेदार खसरा नंबर 586, 587 जिसको आप पड़त स्वीकार करते हो, उस पर आप कब्जा दिलाने का इरादा रखते हो? यदि हाँ तो कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस तरह से बताया, ये माननीय उच्च न्यायालय ने प्रार्थीगण और जिलाधीश से संपर्क स्थापित किया। जिलाधीश ने हाई कोर्ट ने भी ये निर्देश दिए कि प्रार्थी जो है वो कलेक्टर के पास जाए। वो कलेक्टर के पास गए
और कलेक्टर ने एसीएम को निर्देश दिए कि इनकी सुनवाई कर और आगे कार्रवाई की जाए। लेकिन माननीय सदस्य, प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा हो तो उसके कब्जे पर किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होने दें, ऐसे निर्देश हाईकोर्ट ने दिए थे। व्यवधान होने पर पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाए और प्रार्थी विशनलाल पुत्र रामफल इसको 24/8/99 को जिलाधीश को प्रार्थना पत्र दिया और उसके बाद सुरेश साहनी इसके वकील थे। इसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु भेज दिया गया। एसीएम ने जांच की और कहा कि ये शिकायतकर्ता की जो मांग है वो निराधार है, क्योंकि रामधन की तो कोई जमीन ही नहीं है। रामधनी ने ही माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। वो उसका भाई हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन हकीकत में कहीं पर भी कागजों में रामधन की कोई जमीन वहां पर नहीं है। इसी प्रकार रामधन मीणा पुत्र प्रभुलाल, ये ऐसा हमको जो जानकारी तहसील से मिली है, रामफल का भाई है और वही रामधन जो है प्राय जगह जगह शिकायत कर रहा है, जिसका वास्तव में कोई कागजों में वजूद नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक ने भी एक रिपोर्ट दी है कि इनको परिवादियों को बुलाया गया कि आप अपने बयान दें, उन्होंने बयान नहीं दी। ऐसा भी जानकारी मिली है कि कुछ जमीन इन लोगों ने रहन रखी हुई है। उस रहन के कारण ये स्वयं उस जमीन को विवादास्पद बताने में लगे हुए हैं। नहीं, माननीय मंत्री महोदय, जो जमीन बैंक को रहन रखी हुई है, जब तक ये इसकी जुताई बुवाई करते रहे तब तक बैंक का ट्रैक्टर का लोन कर्जा देते रहे। लेकिन जब से जुताई बुवाई नहीं कर पा रहे हैं और बलपूर्वक लोग इनको जुताई बुवाई नहीं करने दे रहे, तब से बेचारे बैंक का लोन भी नहीं दे पा रहे। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग मुख्यमंत्री कार्यालय में गए, जो लोग हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने जिनको डायरेक्शन दे दिया कि भाई इनको कब्जा दिलाया जाए, इनकी बुआई कराई जाए और कलेक्टर को मिल लिए, सब अधिकारियों को मिल लिए, उसके बावजूद भी खसरा नंबर 586, 587 जिनको आप खातेदार मानते हो, क्या आप उनको कब्जा दिला के बुआई कराने के इरादा रखते हो? जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वो पुलिस अधीक्षक के यहाँ रिपोर्ट क्यों नहीं करते, बयान क्यों नहीं देते, जो उन्होंने एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। एक मिनट, आप मिसगाइड हो रहे हो। मैं उन्होंने 2 FIR दर्ज कराई है बौली थाने, 2 FIR दर्ज करा दी, दोनों में चालान कर दिया। सब कुछ हो जाने के बाद भी अगले की जमीन पड़त पड़ी हुई है। मैं तो आपसे यही सवाल करना चाहता हूं कि जो भूमि पड़त पड़ी है, क्या उसकी जुताई बुआई सरकार करा देगी? 2 FIR दर्ज है। जैसा मैंने अध्यक्ष महोदय बताया कि उस पड़त भूमि को उन्होंने स्वयं ने पड़त कर रखा है। वहां पर ये स्वयं परिवादी जो स्वयं परिवाद लिखवा रहे हैं, वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बयान ही जाके नहीं देंगे तो आगे मुकदमा बढ़ेगा कैसे? उनको आप बयान करवाइए और बयान करवाने के बाद में निश्चित रूप से पता लग जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय आपसे पूछना चाहूंगा कि इस प्रकरण में जो 2 FIR हुई, उसकी पूरी तफ्तीश होने के बाद क्या उनका चालान वाक नहीं हुआ जो जिन्होंने गलत कब्जा कर रखा है? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपने रामधन की बात को ये कहकर कि रामधन इसमें कहीं भी कानूनी हकदार नहीं है, क्या ये सही है कि हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए, उस हाईकोर्ट ने डायरेक्शन ये दिए थे कि जिन प्रार्थीगण जिसमें रामधन और रामफुल और सारे हैं, इनकी जमीन पर अगर किसी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तो कब्जे से मुक्त कराने के लिए विधिवत कार्रवाई की जाए। आपने कार्रवाई नहीं की। अध्यक्ष महोदय, विडंबना ये है, कलेक्टर को निर्देश दे दिया हाईकोर्ट ने, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से 3 बार निर्देश चले गए और उसके बाद अब ये कहकर कि उसमें रामधन उसका खातेदार नहीं है, रामधन और रामफल दोनों भाई हैं। ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री के यहाँ जो दरखास्त गई उसमें रामधन का नाम हो, रामफल का नाम नहीं हो, पर हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए उसमें सब खातेदारों ने एक साथ अपील की, हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए उसके अनुसार मामला इतना सा है कि पड़त भूमि आपने खुद ने स्वीकार की है, आपने खुद ने स्वीकार किया अपने उत्तर के भाग 1 में कि ये खातेदार ये है। अब खातेदार की भूमि पड़त हो, इसको क्या आप उचित मानते हैं? हाईकोर्ट आप जो कह रहे हैं कि वो पुलिस अधीक्षक के सामने बयान दे, पुलिस अधीक्षक के सामने कोई परिवार में बयान दे तो अलग बात है, परंतु इससे पहले जो FIR दर्ज हुई उसमें तो चालान हो गया। ऐसा अध्यक्ष महोदय,
मैं सदन को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि 1 माह में खातेदारों के मौके पर कब्जे सत्यापित कर नक्शे में उसके अनुसार तरमीम करवाकर वास्तविक खातेदारों को कब्जे दे दिए जाएंगे। वो अपने अपने धन्यवाद। ये जवाब है कला जी, कोई मुकाबला नहीं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री केसाराम चौधरी। प्रश्न संख्या 400। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से खंड 1 विधानसभा क्षेत्र खारची में वर्तमान में 18 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। खंड 2 उप क्षेत्र में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालय में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट का में सदन की मेज पर रख दिया गया है। 3 जी हाँ, 200 चिकित्सकों के पद भरने की वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन के लिए निवेदन किया जा रहा है। चयन होने पर 200 चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जा सकेंगे। 250 नर्स कंपाउंडरों के पदों को भी भरने की कार्रवाई शीघ्र की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल चिकित्सा व्यवस्था केवल आयुर्वेद विभाग की है। वहाँ पर मेरे क्षेत्र में 5 रिक्त पद बताए हैं। तो माननीय आयुर्वेद मंत्री से पूछना चाह रहा हूँ कि आप इसमें बताएं कि वास्तव में मेरे क्षेत्र में पद रिक्त कितने हैं। आप पहले ये तो संतुष्ट हो जाए कि इस क्षेत्र में कितने पद रिक्त हैं, मेरे को ये पहले बता दें। मैंने आपको बताया ना कि 5 चिकित्सक के पद रिक्त हैं और 3 कंपाउंडरों के पद रिक्त हैं। ये मैं आपको जगह के नाम भी बता दूं। एक शिमला में है, खराड़ी में है, जाड़ूंदा में है, सिवास में है और गजनीपुरा में। ये तो है वैद्यों के रिक्त। और जोजाबाद, घनेड़ी और निपिल, यहाँ पर कंपाउंडरों के पद रिक्त हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को ये भी पता नहीं है कि मेरे क्षेत्र में कितने रिक्त पद हैं। 2001 को मेरे अतारांकित प्रश्न के उत्तर में 474 में 4 पद रिक्त बताए और आज 5 पद रिक्त हो गए, जबकि ये 5वां पद 26/8/2000 से रिक्त था। तो मेरे प्रश्न के जवाब में झूठा जवाब क्यों दिया, असत्य जवाब किस लिए दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ, अब सच्चा कौन सा है ये बता दिया जाए। मैंने गलत नहीं दिया। उस दिन जो मेरे पास जानकारी थी वो उस दिन दिया, जो आज जानकारी है वो आज दिया। दीदी वाह, माननीय अभी मैं एक प्रश्न का जवाब और दे दूं। क्या जानकारी आपकी? आपकी एक मैं एक जवाब और दे दूं। आपके यहाँ एक प्राकृतिक औषधालय में भी एक स्थान रिक्त है, आप कहेंगे वो नहीं दिया, इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ। मैं तो आपसे सीधा ये पूछना चाह रहा हूँ। आपने आयुर्वेद और वो पूछे, मैं प्राकृतिक चिकित्सालय में भी एक पद रिक्त है, ये भी बताना चाहिए। मैं केवल आयुर्वेद का पूछ रहा हूँ, आपको दूसरी बात नहीं पूछ रहा हूँ। आप दूसरी तरफ डाइवर्ट मत कीजिए। मैं तो सीधा आपसे, मेरा सीधा सटीक प्रश्न है। 20/4 को तो आपने मेरी 4 पद रिक्त बताए और आज की तारीख में आप बता रही हैं कि 5 पद रिक्त है। और ये पद रिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, करीबन जब से ये लोककारी और कल्याणकारी सरकार आई है, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर लगाने की बात कर रही है, तब से 99 से लेकर के 2000 तक सारे 5 पद रिक्त कर दिए सर, जानकारी और आज दिन तक नहीं लगाना है। कि गजनीपुरा का नाम पहले शायद अवॉइड हो गया था क्या साहब? हाँ साहब, हाँ बिल्कुल सर। अध्यक्ष जी आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। अब अध्यक्ष जी, आपके ज्ञान और आपके अनुभव से सदन भी लाभान्वित होता है, मंत्रीगण को भी लाभान्वित होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक ही सत्र में 2-2 जवाब आ जाएं और मंत्री महोदय बड़ी खूबी से ये कह दे मुझे जो जानकारी उस वक्त थी मैंने उस वक्त दे दी, अब जो जानकारी ये नहीं मैंने कहा है, मैंने ये कहा है ये तो अध्यक्ष जी हैं जो बात को पकड़ते हैं। मैंने आपको जो जवाब दिया है वो आपको ये दिया है कि 5 रिक्त पद हैं आज खाली, और उसके जगह 3 कंपाउंडर के हैं, एक प्राकृतिक चिकित्सालय में है। अब आप ये पूछना चाह रहे हैं किन किन जगह पे हैं, तो
तो उन जगहों का नाम भी मैं जगह वगैरह सब ये तो आपने लिख के दे दी, मैं देख ही रहा हूँ। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, शिमला और सिवास में क्या कंपाउंडर के पद भी है? ये जवाब दे दीजिए। 1 मिनट सर। एक पहला प्रश्न पूरा करो। कारण क्या है कि इसी 20/4 का जो आपका जवाब था उसमें 4 पद रिक्त आपने बताए, जबकि ये जो 5वां पद आप बता रहे हो रिक्त, ये तो 26/8/2000 से खाली है। आज की जो सूची आप दे रहे हो वो सब 99 के खाली हैं और दूसरा आपका 2000 का खाली है। तो जब 20/4/2001 के दिन जब जवाब दिया माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में, तो विभाग ने 4 खाली कैसे बताए? इसके लिए आपके विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं कि आपको गलत सूचना देकर इस सदन में उस बात को रखाई। आप उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? मैं उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करूंगी। मैं जानकारी करूंगी कि उन्होंने सूचना क्यों दी? 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कार्रवाई करने की बात की। एक मिनट, अभी मैं जवाब पूरा दे दूं पहले। आप कार्रवाई करके हमें बताएंगे? अगर होगा तो, अगर बोला है मैंने, पहले सुन तो लीजिए। अगर होगा तो कार्रवाई करूंगी, पर बात जो है वो तो बता दूं आपको। 20/7/2000 से सेवा भट्ट लगा रखा था, किंतु 26/8/2000 को वो निरस्त कर दिया गया ऑर्डर, और ये आदेश की प्रति निर्देशालय व जिला अधिकारी के पास से। तो पद तो रिक्त है ना? हाँ। तो 20/4/2000 निरस्त करने की वजह से हुआ है ये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा कि कुछ पद, अरे ठहर जाना 1 मिनट, रिक्त पदों की भर्ती की गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, जो रिक्त पद की भर्ती की गई है, क्या उनमें आरक्षण का ध्यान रखा गया है? आरक्षण का SC और ST के आरक्षण का ध्यान रखा गया है? अगर रखा गया है तो कुल कितने SC और ST के चिकित्सकों की भर्ती की गई है? मेरे प्रश्न कृपया बताने का श्रम करें। मैंने अभी ये नहीं कहा कि भर्ती की गई है, मैंने कहा है कि भर्ती करने जा रहे हैं और उसके लिए प्रक्रिया जारी है। और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ, 2.5 साल में कंपाउंडर के पद हाईवे विभाग में माननीय अध्यक्ष की कोई भर्ती की गई है? 99-2000 में की गई है, तो बताने का श्रम करें कि कितने पदों की भर्ती की गई है और उनमें आरक्षण का ध्यान रखा गया है। ये कृपया मंत्री महोदय बताने का कृपया करें। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ 99-2000 में कितने पदों की इन्होंने भर्ती करी और 99-2000 में कितने पदों में से SC/ST के लोगों को इन्होंने नियुक्ति दी? इतनी सी जानकारी दिलवा दे। अध्यक्ष महोदय ले ली, इससे पहले ली है। अध्यक्ष महोदय लिए 125 लोगों को इन्होंने भर्ती किया है, उसके बारे में उन्होंने SC/ST के लोगों को कितने लोगों को नियुक्ति दी, ये जानकारी आप दिलवा दें। आप कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? आपका सवाल पहले। आप तो इस सवाल का जवाब दे रहे हैं मंत्री महोदय कि आपने 99-2000 में 125 लोगों की भर्ती करी। सवाल मेरा प्रश्न, 2 मंत्रीगण, ये भी दूसरे महिला मंत्री, क्या ये भी प्रश्न का दूसरा भाग है। क्या मंत्री जी क्या अध्यक्ष महोदय, ये भी प्रश्न का दूसरा भाग है। अध्यक्ष महोदय हमें एक मंत्री जवाब चाहिए। सर मेरा प्रश्न, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पहले मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शिमला और एक मिनट हाँ बताइए। एक मंत्री से जवाब दिए। आप दोनों जो है माननीय अध्यक्ष महोदय, जकिया जी की सीट वहाँ पर नहीं है। आप दोनों जकिया जी की सीट वहाँ पर नहीं है। जकिया जी बैठ सकते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, इनको भेजो, इनको अपनी सीट पर भेजिए अध्यक्ष महोदय। इनको अपनी सीट पर भेजिए। मंत्रीगण जवाब दे सकती है। मंत्री जी आप इनको भेजिए। और मंत्री जी आपकी सक्षमता पर प्रशंसा लगाना, इनको भेज दो। अब जवाब दो। अध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाह रहा हूँ, शिमला और सिवास में कंपाउंडर के पद स्वीकृत है क्या? शिमला में आप कंपाउंडर का स्वीकृत नहीं है। नहीं है जी। तो आपके हॉस्पिटल के ताला लगा हुआ है 2 साल से, उसको कौन खोलेगा? जी उसमें 12/5 से कंपाउंडर श्री जगदीश सिंह जी लगे हुए थे। 12/5/99 से हमने, क्योंकि वहाँ पर जगह खाली थी, कंपाउंडर और वैद्य दोनों नहीं थे, इसलिए अस्थायी प्रबंध करने के लिए इस प्रकार प्रबंध किया था। 12/5
से कंपाउंडर श्री जगदीश सिंह, 10/6/99 से कंपाउंडर श्री जुगल किशोर, 12/6/99 से कंपाउंडर श्री श्रवण लाल, 17/11/99 से कंपाउंडर श्री प्रेम नारायण, 23/3/2000 से कंपाउंडर श्री डगन राम, 18/9/2000 से कंपाउंडर श्री चंद्रशेखर, 3/11/2000 से कंपाउंडर उगला राम, 8/11/2000 से कंपाउंडर बनवारी लाल, 24/4/2001 से कंपाउंडर श्री बाबूलाल। एक ही हॉस्पिटल में ये हमने अस्थायी इंतजाम किया। कंपाउंडर को बदलते रहे माने क्योंकि हीरा सिंह जी बैठो यार, हीरा सिंह जी बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्यता यह है कि शिमला के हॉस्पिटल में न तो आज दिन तक कंपाउंडर है, न परिचायक है, न कोई वेद लगा है। आपने लिस्ट पढ़ी है 8-10 कंपाउंडरों की, केवल कागजों में लगाए गए और सरकार का धन का दुरुपयोग किया गया। आज दिन तक कोई कंपाउंडर आके शिमला में उस हॉस्पिटल के ताले को नहीं खोला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ, ये कागजों में ऐसी झूठी आपने ड्यूटी क्यों लगाई है? और एक साथ 8-10 कंपाउंडर आपने बदले, आप खुद पढ़ रहे हैं इस बात को। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इससे बेटर तो इसको ताला लगाए, उसको खोलने वाला ही नहीं है। सिवास में कंपाउंडर भी नहीं, वेद भी नहीं है, परिचायक भी नहीं है, फिर उन हॉस्पिटलों को कौन खोलेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप अध्यक्ष जी के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि बदलियां नहीं की हैं। हमने वहाँ पर काम चलाने के लिए प्रतिनियुक्ति पर लगाए हैं जिन लोगों के मैंने नाम बताए हैं। आपका कंपाउंडर एक दिन गांव में आप इंक्वायरी करवा दे, एक दिन फिर भी अगर आप ही लोग नहीं वहाँ पे बदली करा देते हैं कि गांव में नहीं रहता, तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप ही सिफारिश करते हैं कि गाँव में नहीं रहेंगे, मैं तो वहाँ लगाती हूँ, ज्वाइन नहीं करते हैं, आप लोग करते हैं। इसलिए हॉस्पिटलों राजस्थान में हालत खराब हो रखी है, कहीं भी आए जिम्मेदार मंत्री को इस्तीफा दिलवा के घर भेज दीजिए। सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और मंत्री जी कह रही मैं क्या कर सकती हूँ? एक बात माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मंत्री जी कह रही, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है राजेंद्र जी बताइए, सीधे पूछो। मंत्री अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रही मैं कुछ नहीं कर सकती, पद को छोड़ देना चाहिए। आज जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा, 80% हॉस्पिटलों में आयुर्वेद वालों में धूल जम रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर सावलाल जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि आप लोग ट्रांसफर करवा दें। एक अर्जी बता दें कि मैंने किसी भी ट्रांसफर के लिए आपको 2 साल में कभी लिख के दिया हो, एक भी कोई अर्जी बता दे कि मैंने कभी ट्रांसफर के लिए लिख के दिया। मैंने आपसे ये निवेदन किया कि मैं जो जगह खाली है उनमें अवश्य शीघ्र हम नियुक्तियां करते ही, जो स्थान रिक्त हैं, क्योंकि जो स्थान रिक्त हैं वो कहीं ना कहीं तो रिक्त रहेंगे ही। आज की तारीख में जो स्थान रिक्त हैं उनकी वजह से जगह खाली है। इस वक्त में हमारे यहाँ जो स्थान रिक्त हैं उनकी हम जल्दी से जल्दी, जैसा आपने मैंने बताया कि भर्ती करेंगे और भर्ती करने के बाद तुरंत हम आपकी जगह खालियों में लगा देंगे। कंपाउंडर की पोस्ट है तो आपके पावर में है और आपके लेने के अधिकार में है, फिर 2 साल से क्यों वैकेंट है? कंपाउंडर के लिए हमने निकाली थी और उसके बाद में हमारे यहाँ एप्लीकेशन भी आई, लेकिन कोर्ट का स्टे हो गया, इसलिए हम नहीं लगा पाए। कोर्ट से जब स्टे का जवाब आया उसके बाद आयुर्वेद मंत्री जी, माननीय आयुर्वेद मंत्री जी, आप ये जो जवाब दे रही हैं ये आपको श्रीमती जकिया जी ने दिया है वो दे रही हैं या आपके विभाग के अधिकारियों ने दिया वो दे रही हैं? जकिया जी को मेरे विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यही जाके कागज देके आई है आपको भी, इन्होंने कागज दिया अभी आपको। मेरे कागज कोई आप उसी कागज को पढ़ रही है जो इन्होंने दिया है, आप अपना कोई जवाब पढ़ नहीं रही है। आप लोग क्या करने गई थी? आप लोग क्या करने गई थी? आप वहाँ पे कोई निमंत्रण देने गई थी क्या? क्या करने गई थी आप वहाँ? कोई निमंत्रण देने गई थी क्या आप वहाँ? असत्य आरोप लगा रहे हैं।
मंत्री जी ने खुद बिल्कुल जवाब असत्य दिया। व्यवहार कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अगर इन्होंने खुद असत्य जवाब दिया व्यवहार कर रहे हैं कागज टेबल आप। करवा लो। मेरे आयुर्वेद से क्यों देंगी जबकि जब आप बात असत्य बात कर रहे हैं? तो कागज टेबल करा लो। ये सारा वो इन्होंने पढ़ाया जो जकिया जी ने इनको लिख के दिया। कोई निमंत्रण देने गई क्या आपको? हो जाए तो ये आप इस्तीफा देंगे। आपको क्या देंगे? ये आपको उत्तर आपने इनका दिया हुआ उत्तर पड़ा वहाँ पर। ये क्या कर रहे हैं इनके आपके पास? मेरे को कोई नहीं दिया जकिया। फिर आपने वापस क्यों भेजा इनको? बात कर रहे हैं मंत्री जी, आपने सिफारिश की कि नहीं की? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, जो हॉस्पिटल बंद पड़े हैं, बिल्कुल ताला लगे हुए हैं, निवास और करते रहना, ये हमारे मिलने वाले आदमी है। मेरे 2 हॉस्पिटल जकिया जी ने भी मुझे बताया था महाराजा साहब के काम नहीं करती मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, तो ये इनके मिलने वाले के काम करते हैं। जो हॉस्पिटल बिल्कुल बंद पड़े हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, कहला दो आप ये बात। अध्यक्ष महोदय, डायरेक्ट मंत्री महोदय से मिलना चाहिए आपको। माननीय अध्यक्ष जी, आपके काम नहीं करना शुरू कर देते हैं। पूरा हुआ है। आपने माननीय आयुर्वेदिक मंत्री जी ने बताया है, माननीय आयुर्वेदिक मंत्री जी ने बताया कि 200 पद रिक्त हैं। क्या पूरे राजस्थान में 200 पद ही रिक्त है? और आपने कहा लोक सेवा आयोग को बढ़ने के लिए लिखा है। ये लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों पद का माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूँ। सब जगह हालात खराब है, सब जगह हालात खराब है, इसलिए हमारा निवेदन है माननीय मंत्री जी स्पष्ट बताओ ये 200 पद मान्य जाएंगे और क्या उपयोग हो रहा है, ये कब तक पूर्ति कर दी जाएगी? अध्यक्ष महोदय, निश्चितता के साथ उत्तर चाहते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्साओं की हालत बड़ी खराब है गाँव में। 8-8, 10-10 साल से कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्यों का गुस्सा सिर्फ इस बात पे है कि इनको च्यवनप्राश भिजवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे ये हॉस्पिटल बिल्कुल ताला लगे हुए बंद पड़े हैं, उनको कम से कम चालू तो करवाने का आश्वासन दिया है कि मैं आपके चालू कर दूंगी, आपके यहाँ जैसे ही होगा। जी हाँ, समान कृषकों द्वारा एक अश्वशक्ति से अधिक व 10 अश्वशक्ति तक के वाटर पंप सेट एवं ऑयल इंजन का कृषि कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है, अतः यह कर मुक्ति प्रदान की गई है। 2. वाटर पंपिंग सेट तथा ऑयल इंजन राष्ट्रीय सहमति पर आधारित न्यूनतम फ्लो रेट की श्रेणी में आते हैं, अतः इन्हें राज्य स्तर पर पूर्ण रूप से कर मुक्त किया जाना संभव नहीं होने से राज्य के अधिकांश कृषकों के हित में 1 से 10 अश्वशक्ति तक ही कर मुक्ति प्रदान की गई है। 3. जी हाँ, पूर्व में कर दर 2% थी, लेकिन राष्ट्रीय सहमति के अनुसार कर दर न्यूनतम फ्लो रेट 8% होने से तदनुसार बढ़ाया गया है। राज्य के छोटे कृषकों के हितों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से 1 से 10 हॉर्स पावर के वाटर पंप को कर मुक्ति प्रदान की गई है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने ये जवाब दिया है कि छोटे काश्तकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए 10 हॉर्स पावर तक के इंजनों को और मोटरों को कर मुक्त किया है। आप पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर बीकानेर डिवीजन में चाहे 2 बीघा का काश्तकार है, वो भी 10 हॉर्स पावर की मोटर से पानी बाहर नहीं निकाल सकता। तो ये आप जो दलील दे रहे हो छोटे बड़े काश्तकार का, इसमें छोटे बड़े का कोई सवाल नहीं है, पानी की गहराई का सवाल है। 40-50 हॉर्स पावर की मोटरें लगती है, लेकिन 10 हॉर्स पावर की मोटर से पानी बाहर आता ही नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि राष्ट्रीय सहमति, तो हरियाणा के मायने सारा का सारा कर मुक्त है। आपने पहले 2% लगा रखा था तो भी कर मुक्त था हरियाणा में, आज भी कर मुक्त है। वो राष्ट्र से बाहर है क्या हरियाणा? और अगर आपको बिल्कुल छूट नहीं देनी थी तो 4 गुना बढ़ाने की कहाँ जरूरत पड़ी? माननीय मंत्री महोदय, इस पर आप विचार करिए। ये छोटे बड़े का जो आप बहाना लेकर के ये कर लगाना चाहते हो, ये बिल्कुल गलत है। न राष्ट्रीय सहमति की इसमें बात है। हरियाणा में बिल्कुल कर मुक्त है, सारे इंजन, इनकी सारी एक्सेसरीज कर मुक्त। तो आपको दूसरा इनकी जो केबल है और सारा सामान को करना चाहिए, लेकिन आपने उल्टा 4 गुना इस पे बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय,
मैं इसमें निवेदन करना चाहूँगा कि मिनिमम फ्लो रेट का कंसेप्ट अखिल भारतवर्षीय स्तर के ऊपर तय हुआ और उसके अंतर्गत हमको ये करना पड़ा। ये बात सही है कि पहले 2% था और 2% के बाद 8% करना पड़ा। इस पर राष्ट्रीय सहमति हुई, मिनिमम फ्लो रेट के कंसेप्ट तय हुआ अध्यक्ष महोदय, और उसमें ये भी था अगर सरकारों ने इसकी पालना नहीं की तो जो प्लान असिस्टेंस मिलती है उसमें से 25% का डिडक्शन कर दिया जाएगा और उसके आधार के ऊपर ही सारे देश के अंदर फ्लो रेट का लेवल कायम किया गया। लेकिन उसके उपरांत भी जब ये बात मेरे समक्ष आई तो मैंने कहा कि ये चूँकि 2% से 8% की रेट ज़्यादा होगी और इसके ऊपर हमको कुछ राहत प्रदान करनी चाहिए, तो एक वाया मीडिया निकाला एक तरह से जो कि नहीं निकालना चाहिए था। मैं नहीं भी चाहूँगा कि इस पर सदन में चर्चा हो, क्यों हमको ऑलरेडी हमारी शिकायत हो चुकी है जो हमने एग्जेम्प्ट किया है। हरियाणा की भी शिकायत हुई है जो मिनिस्ट्रियल सब कमेटी बनी है और इंडिया लेवल के ऊपर, जिसमें कि 8-9 वित्त मंत्री जिसके सदस्य हैं और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीमदास गुप्ता, वो सारे मसले को देखती है और वहाँ शिकायत हुई है। करीब 200 से ऊपर आइटम्स के ऊपर ये आम सहमति बनी थी, क्योंकि स्टेट्स के बीच में जो टैक्स वॉर चल रहा था उसकी वजह से जो उनका अहित हो रहा था स्टेट्स का, उसको दूर करने के लिए कार्रवाई की गई थी। तो मेरा आपसे अनुरोध है अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय सदस्य से, कि अगर हम भी चाहते हैं कि कुछ राहत इसके अंदर मिले, हम इस मामले को टेकअप किया हुआ है। 3-4 आइटम्स के ऊपर लेके कुछ हमारी शिकायत भी हुई है, वहाँ पर हरियाणा की शिकायत भी हुई है, जहाँ जिन स्टेट्स में। लेकिन मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि अन्य स्टेट्स के अंदर सिर्फ हरियाणा नहीं, बाकी सारी स्टेट्स ने इसकी पालना की है, जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं। मैं आपको पढ़ के सुना दूँ उसके आगे। दिल्ली के अंदर मोनो ब्लॉक 5 से 10 हॉर्स पावर केवल कृषि कार्यों के प्रयोजनार्थ पर कर दर 4% है। इनके अलावा अन्य पर 8% है। मध्य प्रदेश वाटर पंपिंग सेट से ऑयल इंजन पर कर दर 8% है। 3 हॉर्स पावर तक के कर मुक्त हैं। उत्तर प्रदेश वाटर पंपिंग सेट्स पे कर दर 8%, ऑयल इंजन पर 10% की कर दर है। गुजरात वाटर पंपिंग सेट्स पर कर दर 4%, ऑयल इंजन पर 8% एवं 10 हॉर्स पावर तक के। तो ये विसंगतियाँ राज्यों में काश्तकारों के हित की वजह से चल रही हैं और देखें इसके ऊपर क्या फैसला होगा, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने राष्ट्रीय सहमति की बात कही, तो मैंने पहले भी पूछा है कि क्या हरियाणा राष्ट्र से बाहर है। अब आप कह रहे हो कमेटी बनी है वो सबका देखेगी, तो कमेटी बनी है वो कमेटी सबका देखेगी, तब तक तो आप हरियाणा के बराबर आपको करना चाहिए। दूसरी बात, आपने जहाँ जहाँ के नाम लिए वहाँ तो 10 हॉर्स पावर ऊपर के लगते ही नहीं है। तो जहाँ पर आप 50 हॉर्स पावर 60 हॉर्स पावर के इंजन लगते हो या मोटरें लगती हो, तो उन पे आपने एकदम चौगुना कर दिया। ये इतना करने की क्या जरूरत थी? आप ये कह रहे हो कि भाई कर मुक्त करने का हमने राष्ट्रीय सहमति बना दी, तो 2% था तब राष्ट्रीय सहमति नहीं थी। और हरियाणा के बारे में आपने कुछ कहा ही नहीं। जब तक आपकी हरियाणा समेत नहीं हो तब तक आप हरियाणा के बराबर कर दीजिए। अभी तो संभव नहीं है करना, क्योंकि मैं इस मामले के अंदर राजस्थान का हितों को ध्यान में रख के, क्योंकि वहाँ एक सहमति बनी थी कि जो राज्य इस आम सहमति का आदर नहीं करेंगे उनके प्लान असिस्टेंस, माननीय सदस्य बार बार उस सवाल को पूछ रहे हैं आने वाले, उस सहमति के आधार पर आपकी प्लान असिस्टेंस के अंदर 25% की कटौती कर दी जाएगी। और इनफैक्ट 2 स्टेट्स को नोटिस भी दे दिया गया था कि यू आइदर फॉल इन लाइन, बिहार और पांडिचेरी को, कि आप लाइन में गिरिए नहीं तो आपकी कटौती कर दी जाएगी। इसलिए आज की तारीख में इस बारे में मैं कोई आश्वासन देने में असमर्थ हूँ श्रीमान। मेरा पूछने का मतलब ये है कि आपने अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 405 काश्तकार में आपने भेद कर दिया। ये
सुविधा आपको जयपुर में तो मिलती है, लेकिन जैसलमेर में नहीं मिलती, जोधपुर में नहीं मिलती, नागौर में नहीं मिलती, चूरू और सीकर में, चूरू और बीकानेर में नहीं मिलती। मेरा पूछना का मतलब है, राजस्थान के काश्तकारों को तो आप समान रूप से सुविधा दो, इसके लिए आप क्या कर रहे हो? ये उत्तर दीजिए। आप तो राष्ट्रीय सहमति को छोड़िए, लेकिन राजस्थान के सब काश्तकारों को समान रूप से आप लाभ कैसे दे पाओगे, ये बताओ आप। तो समाप्त का उत्तर तो दो मंत्री महोदय। खत्म प्रश्न का। मैंने जो उत्तर दे रहा था श्रीमान, मैंने दे चुका हूँ। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। मुझे माननीय सूचित सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। प्रोफेसर सावरलाल की ओर से विधानसभा क्षेत्र भिलाई में पेयजल का भीषण संकट होने के संबंध में श्री हरिश्चंद्र कुंभावत सदस्य की ओर से जिला नागौर की तहसील नावा के गांव देवली में पेयजल की गंभीर समस्या के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। मुझे उपलब्ध करवाने के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है। श्री मदन दिलावर एवं एक अन्य मान्य सदस्य की ओर से चिकित्सा विभाग में अर्जेंट टेम्परेरी फिक्स अमाउंट पर कार्यरत कर्मियों को स्थायी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर करोड़ीलाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बावनवास के ग्राम नागरहेड़ा में 33/11 केवी GSS स्वीकृत होने के बावजूद उसका कार्य आरंभ नहीं होने के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचना है। श्री ज्ञानदेव आहूजा सदस्य की ओर से जिला अलवर के चिकित्सालयों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हो रही अव्यवस्था के संबंध में श्री रमजान का सदस्य की ओर से पुष्कर बाईपास रोड का कार्य पूर्ण कराने के संबंध में श्री रघुवीर सिंह गौड़ सदस्य की ओर से कोटपुती तहसील के कस्बा पावटा में उप तहसील कार्यालय खोलने के संबंध में श्री केसाराम चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खारची के गांव सारण हिम्बोरी वादा में पेयजल की समस्या के संबंध में डॉक्टर करोड़ीलाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बौली में 132 केवी GSS का निर्माण करने के संबंध में श्री भरोसीलाल सदस्य की ओर से हिंडौन तहसील के कतिपय ग्रामों को सुरोड थाने से हटाकर हिंडौन थाना के क्षेत्र अंतर्गत करने के संबंध में श्री संजीव बेनीवाल सदस्य की ओर से तहसील भादरा के गांव व चक्कों की बकाया चकबंदी का कार्य पूरा करने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री ज्ञानदेव आहूजा। अनुपस्थित। श्री रमजान खां वो भी अनुपस्थित है। रघुवीर सिंह। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऑर्डर प्लीज। हम आपका ध्यान भारत सरकार को आकर्षित करना चाहते हैं। रामचंद्र जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के प्रयासों से
और उन्होंने बार बार केंद्र सरकार जो आग्रह किया उसकी वजह से काम के बदले अनाज योजना शुरू हुई। भारत सरकार ने अनाज को देने के लिए बंद कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष सुनिए, राजस्थान सरकार के सामने जिस तरह से अल्लाह मचाते हैं बात को कानना में सुनो। गेहूं को बंद कर दिया। एक बोलेगा कि 10 सब बोलोगे। नहीं तो एक ही बोलेंगे। आप विराजे 1 मिनट आप विराजे एक मिनट आप विराजो मैं आप चाहते क्या हो? से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि भारत सरकार की संवेदनहीनता की वजह से जो 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं राजस्थान को प्राप्त हो जाना चाहिए वो भुगतान नहीं होने की वजह से भुगतान नहीं हो रहा साहब। बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है राजस्थान में। भारत सरकार ने हमारे को गेहूं नहीं दिया। किसानों के सामने समस्या पैदा हो गई है, मजदूरों के सामने समस्या पैदा हो गई है। भारत सरकार से वो चिंता नहीं है। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, ऑर्डर प्लीज विराजिए। उपाध्यक्ष महोदय बड़ा काम किया ये विधानसभा है। उपाध्यक्ष महोदय ये विधानसभा और लोकसभा की दुआई देके बच नहीं सकते। ये लोग बच नहीं सकते। इनकी जिम्मेदारी है इस राज्य की जनता के प्रति। एक तो केंद्र सरकार इतना बड़ा मतलब हमारी मदद करे हो गया और उसके बाद की सहायता चाहे उसकी सहायता करे और उसके बाद क्या कार्रवाई करोगे आप इसके बारे में? इस प्रकार का बर्ताव करा अध्यक्ष महोदय अगर सदन में 1 मिनट विराजिए। क्या कार्रवाई माननीय उपाध्यक्ष महोदय करोगे? स्टेटमेंट आना चाहिए। और एक माननीय सदस्य इसे स्टेटमेंट दिलवाइए मंत्री जी। हाँ सुनो तो गंभीरता से। ऐसा है ये मसला कोई हाउस में न तो एनालिस्ट हुआ। क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको तरीके से उठाया जाना चाहिए क्योंकि गंभीर बात है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय जब आप स्वयं मानते हैं कि मामला गंभीर मसला है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मंत्री जी स्टेटमेंट दें। माननीय सदस्य, मैं सरकार से चाहूंगा कि भारत सरकार से जानकारी प्राप्त करके मंडे को इस पर कोई स्टेटमेंट दे वस्तुस्थिति क्या है। सर कल आने वाले माननीय सदस्य, बड़ी शादी से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य सदस्यों ने बोर्ड के परीक्षक के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि तथ्यों को मैंने विभाग से पता लगाया है। कोई ठेके पर परीक्षक नियुक्त करके पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं हो रहा है। जिस परीक्षक के संबंध में माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है वो केवल मात्र एक परीक्षक के रूप में अपनी भूमिका रखेगा, बाकी उसकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। और मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि जैसा आपने ध्यान आकर्षित किया, बोर्ड की गरिमा बनाए रखने के लिए हम वो सब काम करेंगे जिससे बोर्ड की गरिमा बनी रहे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा मेरा अनुभव। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल 2 दिन की छुट्टी है, सदन जो हाउस बंद रहेगा और आज शादियां ज़्यादा हैं, इसलिए मैं आसन से अनुरोध कर रहा हूं कि 295 के जो प्रकरण है उनको पढ़ा हुआ मान दिया जाए। आज उठाया, मैं
आपसे बड़ी नम्रता से प्रार्थना करता हूं कि केंद्र सरकार हमारे हर आग्रह को स्वीकार करके हमको मुफ्त में दे रही है, और अगर ये स्टेटमेंट दिलाना है तो आप दिलाएं। इस प्रकार का बर्ताव करके हम व्यवहार करें। अगर आप समय पे जो पैसा आपको एडवांस मिल जाए वो भी आप नहीं चुकाएं और उसकी गलती भी आप उन पर थोप करके इस प्रकार का वातावरण बनाएं, क्योंकि 49 करोड़ रुपया आपका मिला और आपने केवल 25 करोड़ रुपया का पेमेंट किया। जो पैसा आया उसमें से 15 करोड़ आपने बचाया। मान्य कटारे साहब इस पर क्या ऑर्डर नहीं उपाध्यक्ष महोदय, वो अनगल बात हाउस के अंदर 49 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को अनाज के बदले काम की योजना में दिए और 32 करोड़ का भुगतान किया और हमारे पर पत्र भेज रहे हैं। आप कौन कर रहा है? उपाध्यक्ष महोदय नहीं, उपाध्यक्ष महोदय संदेश क्या जाएगा राजस्थान में, संदेश क्या जाएगा? प्रोसेस में है। आप विराजिए मान्य सदस्य प्लीज इस प्रकार का वातावरण नहीं बना रहे। मैं मान्य सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज ऑर्डर प्लीज ऑर्डर। बैठिए। दे रही है तो क्या बैठिए एहसान कर रही है क्या? अरे बैठिए। वो क्यों है किसका? बैठिए। मैं मान्य सदस्यों को, ये तो जनता का, क्यों जनता को दे रहे हैं? सीधी सी बात है। मैं मान्य सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि मान्य सदस्यों के आग्रह है कि आज शादियां बहुत हैं और सब जल्दी यहाँ से जाना चाहते हैं, पधारना चाहते हैं। एक मिनट, ऑर्डर। इसलिए एक तो 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए, इसकी आपसे सहमति चाहता हूं। पढ़ने का ये 295 में कभी तो और अब एक हफ्ते में एक दिन तो आपका टाइम मिलता है, शुरू करा देते हैं। कोशिश करते हैं 5 बजे जवाब हो जाए सरकार का, इस बात की चेष्टा करते हैं। आप लोगों का सहयोग वांछित है। 5 बजे तक हाउस चल के सरकार का जवाब हो जाए, उसमें आपका सहयोग वांछित है। आप सबकी भावनाओं की कदर करते हुए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। श्री रतन लाल जी तांबे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे गरीब 295 है क्या साहब? 295 सबसे गरीब बेचारा है क्या? हाउस जल्दी भी खत्म करना चाहते हैं और बोलना भी चाहते, दोनों बात साथ नहीं चलते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटड़ी तहसील के दांतड़ा बड़ा ग्राम में पंचायत की बैठक हो रही थी और उस बैठक में वहां के सरपंच श्री अंबालाल मीणा सम्मिलित थे, जहां पर वहां के उपसरपंच, उसके भाई और 9 अन्य व्यक्तियों ने जाकर प्राणघातक हमला किया और बहुत भद्दी गालियां देकर बुरी तरह मारपीट की। बेहोश अवस्था में बड़ी मुश्किल से गांव वाले छुड़ाकर उनको अस्पताल में भर्ती कराया और उन पर के खिलाफ कोटड़ी थाने मुकदमा नंबर 80 26/4/1 को दायर किया, 26/4/2001 को दायर किया और उसमें धारा 332, 353 SC/ST एक्ट की धारा 3(1) के अंतर्गत मामला दायर करने के बाद भी आज तक 8-9 दिन करीब हो गए। इस गंभीर मामले को लेकर वहाँ के आसपास के गांव में बहुत असंतोष है, बहुत आक्रोश है और उस सरपंच को आज गांव में जाना भी मुश्किल हो रहा है। ST का सरपंच, उस पर इतना अत्याचार हुआ है और उसके बावजूद भी ये कार्रवाई अब तक इस गंभीर मामले में नहीं करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। माननीय गृह मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और उस क्षेत्र में जो एक असंतोष पैदा हो रहा है और ST का ये सरपंच आज अपनी कार्य भी नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति वहाँ पर पैदा की हुई है। उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से अब तक इतना गंभीर मामले की गवाहें हो चुकी और कार्रवाई होने के बाद भी मैं समझता हूँ अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने से उस क्षेत्र में उसको अपनी ड्यूटी अंजाम देने में भी कठिनाई हो रही है। ऐसी सूचनाएं मुझे कल भी टेलीफोन से मिली और आज भी मिली है, इसलिए मैंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ रखा है। मैं समझता हूँ गृह मंत्री महोदय
गृह मंत्री इनको पटवारी रिपोर्ट नहीं देता, तहसीलदार रिपोर्ट नहीं देता, और आज एडीएम नहीं देता, और आज वो थानेदार इनकी नहीं सुनता। ये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्या ये जोड़ी से ही बोलेंगे? राजेंद्र राठौड़ जी खड़े होते हैं, नहीं बस चलता, तुरंत किरोड़ीलाल जी कहते हैं, इधर खड़े हो पहुंचलाल जी क्यों नहीं कहते? मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं तो यहाँ था और इसके बीच में ये घटना घटित हुई है और मैं समझता हूं इस मामले में गृह मंत्री महोदय तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार करवाएंगे और समुचित कार्रवाई कराएंगे ताकि वो अपना कार्य पूरा कर सके और क्षेत्र के लोगों में जो असंतोष है वो दूर हो सके। श्री मोहम्मद माहिर आजाद। माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, माननीय सदस्य आप काय को चिंता कर रहे हो? मैं समझता हूँ बहुत गंभीर मामला है राठौड़ साहब, और ये धाराएं जो दर्ज हुई है, ये कौन कौन से अपराध की धाराएं हैं? विराजिए नोटिस ले लिया है, आप इसकी चिंता मत करिए, मैं इस मामले पर कार्रवाई करूंगा। साहब इन धाराओं को आपसे बेहतर कौन जान सकता है? ये धारा किस किस के अंतर्गत आती है आप बता दो इनको। राठौड़ साहब आपसे बेहतर कौन जान सकता है इन धाराओं को? राठौड़ जी के कोई ठेका ले रखा है, सारी धारा थोड़ी लगी हमारे भी लगी है, कुछ ऐसी बात थोड़ी। माननीय तू भी बचाओ नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके दोनों के हैं हमारे। अरे भाई अब तो चुप हो जाओ यार, दायमा जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, स्वयं शासन मंत्री जी तो इस सदन में आज है नहीं, लेकिन सरकार मौजूद है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर शहर में जो ट्रांसपोर्ट नगर की योजना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर सुधार न्यास भरतपुर ने सन 1994 में एक योजना भरतपुर के ट्रांसपोर्टर्स, मैकेनिक और ऑटोमोबाइल्स डीलर्स के लिए बनाई थी और उसमें 750 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से रेट तय की थी और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि जो लोग ऑटोमोबाइल का काम करते हैं, जो लोग मैकेनिकल वर्क करते हैं और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्हीं को इसमें भूखंड आवंटित किए जाएंगे। एक सर्वे कराया गया और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वे में 803 लोगों को चयन किया, जिसमें 235 ऑटोमोबाइल्स डीलर्स, 449 मैकेनिक और 119 ट्रांसपोर्टर्स तय किए और इन 803 लोगों को कहा गया कि हम आपको ये ट्रांसपोर्ट नगर में भूखंड आवंटित करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 फेज में यह आवंटन हुआ। प्रथम फेज में 180 और दूसरे फेज में 600, यानी कुल मिलाकर 780 लोगों को उसमें भूखंड आवंटित किए गए। लेकिन हुआ क्या माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इनमें जो मैकेनिक, ऑटोमोबाइल्स और ट्रांसपोर्टर्स थे, माननीय गृह मंत्री जी आपकी तवज्जो चाहूंगा, माननीय गृह मंत्री जी आपसे तवज्जो चाह रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हुआ ये कि जिन लोगों के लिए ये आरक्षित किया गया था, उन लोगों को नहीं देकर ये दूसरे लोगों को दिया गया। और मैं इस संबंध में कुछ कागज आपको उद्धृत करना चाहूंगा। 21 फरवरी 1997 को एक चिट्ठी नगरीय विकास विभाग के उप शासन सचिव श्री मनमत कुमार ने सचिव नगर व्यास भरतपुर को लिखी और इसमें यह कहा गया कि केवल इस योजना में, जो ट्रांसपोर्ट नगर योजना है, उसमें भूखंड उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जो ये निम्न व्यवसाय करते हैं, इनके लिए आरक्षित है, इसके अलावा किसी को नहीं दिए जाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद जो भूखंड आवंटित किए गए, उसमें वो लोग हैं जो कोई किराने की दुकान करता है, कोई परचूनी की दुकान करता है, कोई कपड़े की दुकान करता है, कोई दुकानदारी नहीं है, कोई उच्च राजनीतिक अधिकारियों और राजनेताओं के रिश्तेदार हैं, और नगर विकास न्यास के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों ने एक ने 8-8 प्लाट
किसी ने अपनी बीवी के नाम से, किसी ने अपने भाई के नाम से, यहाँ तक कि अपने ड्राइवर और नौकरों के नाम तक ले लिए। और स्थिति ये कि तत्कालीन जो आवंटन कमेटी के अध्यक्ष थे श्री विजय बंसल, उन्होंने जिला कलेक्टर भरतपुर को एक चिट्ठी लिखी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय 2-3 मिनट में अपनी बात कर नहीं, ध्यान 1 मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 21/11/98 को एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि जिन लोगों के लिए आरक्षित थी उनको भूखंड नहीं दिए गए, दूसरे लोगों को दिए गए, इसको निरस्त करके इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो वर्तमान में यूआईटी के अध्यक्ष हैं और उस वक्त जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे श्री होतीलाल जी पाराशर, इन्होंने भी स्वायत्त शासन मंत्री महोदय को एक पत्र 29/3/99 को लिखा और ये कहा कि नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा गलत तरीके से गलत लोगों को ये भूखंड आवंटित कर दिए गए ट्रांसपोर्ट नगर योजना में, इनकी जांच करा करके इनको तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी आ गए, इनको लिखा श्री होतीलाल जी पाराशर ने, इनको 29 मार्च 99 को चिट्ठी लिखी कि भरतपुर के ट्रांसपोर्ट नगर योजना में जिन लोगों को लिए आरक्षित किए गए थे भूखंड, उनको नहीं देकर के दूसरे लोगों को दिए गए। कृपया आप संपूर्ण घटनाक्रम की जांच कराकर जिन गलत लोगों को दिए गए उनको निरस्त करने का काम करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारी बात यहाँ निपटाना चाहते हो, निपटेगी तो नहीं? निपटेगी नहीं। माननीय 2 मिनट आ गई बात। 2 मिनट साहब, 15-15, 20-20 मिनट लोगों ने बोला, मुझे तो 5-4 मिनट ही हुए। 15 मिनट नहीं बोलता, सबसे ज्यादा आप बोलते। 2 मिनट ही बदल आपसे नहीं। अब मंत्री जी अब आए। फिर उसके बाद 31/3/2000 को यूडीएच सेक्रेटरी श्री GS संधू जी ने जिला कलेक्टर भरतपुर को लिखा एक चिट्ठी और लिखा इरेगुलरिटीज इन ट्रांसपोर्ट नगर योजना, और इसमें इन्होंने कहा please find enclose a copy of the representation submitted by the Bharatpur Automobile Dealer Society of the above mentioned. You are requested to examine the various issues pointed out in the representation and send the factual note along the suggestions. और ये भी कहा कि आप इस ऑटोमोबाइल जो एसोसिएशन है इसके पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करके इसको मीट आउट करें। आज तक माननीय उपाध्यक्ष महोदय कोई इस संबंध में मीटिंग नहीं बुलाई गई। इसके बाद शासन सचिव महोदय ने नगर विकास न्यास के सचिव को 6/10/2000 को एक चिट्ठी लिखी और इसमें भी ये कहा गया कि भरतपुर स्थित विवादित ट्रांसपोर्ट नगर के संबंध में आप जो अनियमितताएं हुई हैं उसकी पैरावाइज रिपोर्ट मुझे भेजें। ये यूडीएच सेक्रेटरी ने नगर विकास न्यास के सचिव को भी लिख दिया, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों के लिए आपने ये भूखंड आरक्षित किए थे उनको नहीं देकर के दूसरे लोगों को, और यूआईटी के कर्मचारियों ने अपने ड्राइवर, अपने परिजनों, नौकरों को और दूसरे लोगों को दे दिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसकी जांच कराकर, और जो आरक्षित नहीं थे, जो रिजर्व नहीं थे, जो मैकेनिक नहीं है, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर नहीं है, ऑटोमोबाइल डीलर्स नहीं है, उनको दिए गए इसकी जांच कराकर और आप वस्तु स्थिति और लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन। मंत्री जी उत्तर तो दो, आप कराओगे कि नहीं कराओगे? ये सारी चीज मैंने आपको बता दी, आपके सामने आपको चिट्ठी लिखी है आपके जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने भी। पहले तो ये बताओ आपके किस नियम में मुझसे उत्तर चाह रहे हो? नहीं, उत्तर तो हम तो कह रहे हैं, आपको चिट्ठी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष यूआईटी के। अब आप मेरी बात सुनो। इस प्रकरण में गंभीर प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जो बातें आपने कही हैं मैं उन सबको मानता हूँ। तो आपने जो कुछ कहा है वो तथ्यों के आधार पर ही कहा होगा। अगर आपकी संतुष्टि इस बात से हो सकती है तो जांच चल रही है, ये आप भी जानते हैं। उस जांच में मैं आपको भी आमंत्रित कर लेता हूँ। जांच कमेटी के सामने आप अपना प्रतिवेदन या आप अपनी शिकायत, जो कुछ भी आपको सुझाव देने हैं वो दे लें, और ये यकीन मानना आप कि अगर एक भी गलत उसमें अलॉटमेंट हुआ है और जिसकी जानकारी हमें मिल जाएगी, हम उसका कैंसिलेशन करेंगे और जो पात्रता रखते हैं उन्हीं को मिलेगा। माननीय गुलाब चंद जी कटारिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन के ध्यान में एक ऐसी बात लाना चाह रहा हूं, क्योंकि राजस्थान लगातार 3 साल अकाल से जूझ रहा है और राजस्थान के किसान की हालत पिछले 3 सालों में ऑर्डर प्लीज ऑर्डर बद से बदतर बनती चली जा रही है।
न तो उसके खेती में किसी प्रकार की कोई पैदावार लेने की उसकी स्थिति रही, और लगातार 3 वर्ष के अकाल से एक तरह से उसका जो भी आय के साधन थे वो बंद हो गए। पिछले कई वर्षों से राजस्थान और हिंदुस्तान की सरकार ने किसान की आर्थिक स्थिति ठीक बने, इसके लिए उसके पशुधन को भी उसकी नस्ल सुधार, उसका दूध उत्पादन, डेयरी के माध्यम से और कई प्रकार से सहयोग करके किसान की आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए पशुधन को संवारने का प्रयास किया। और हमें इसमें भी संतोष है कि निश्चित रूप से राजस्थान में पिछले इन वर्षों के प्रयास के कारण से किसान की दैनिक आमदनी का अगर कोई सोर्स है कि उसके पास नगद पैसे आए तो वह उसका पशुधन है, उससे प्राप्त होने वाला दूध है। लेकिन पिछले 6 महीने से जितने भी कृत्रिम गर्भाधान के केंद्र हैं राजस्थान में, एक भी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पर ये जो उसको गर्भाधान की जो सुविधा है वो उसे उपलब्ध नहीं। लगातार इसके बारे में प्रत्येक जिले के जितने भी काश्तकार हैं उन्होंने उन सारे अस्पतालों में, चिकित्सालय में जाकर के इस बात के बार बार आग्रह किया कि आखिर आप ये जो है हमें क्यों उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो उसका कारण जो बताया वो सरकार के ध्यान में है, विभाग के ध्यान में है कि जो तरल नाइट्रोजन है वो तरल नाइट्रोजन पिछले 6 महीनों से उसकी सप्लाई बंद है, और तरल नाइट्रोजन की सप्लाई बंद होने से जो भी वीर्य लाया जाता है उसको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। उसका सुरक्षित रखने में सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो तरल नाइट्रोजन में रख करके लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक किसान के पशु को ये सुविधा उपलब्ध हो सकती थी। हमने राजस्थान में भी प्रयास किया कि 4 ऐसे कारखाने यहाँ थे तरल नाइट्रोजन हमें उपलब्ध कराते थे, लेकिन ये चारों इकाइयाँ बंद। जिनसे हमने सप्लाई ली तरल नाइट्रोजन की, वो भी पिछले 6 महीने से सप्लाई नहीं दे रहा है। और सप्लाई नहीं देने का केवल जो कारण है, मुझे अफसोस इस बात का है कि हम इतना करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन किसी विभाग के माननीय मंत्री महोदय, आपसे आग्रह करता हूं कि आप पशुधन की रखवाली और रक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहें, लेकिन आपके विभाग ने या तो आपको जानकारी नहीं दी या किसी तरह से जानकारी आई तो उन्होंने अपने स्तर पे दबाए रखी। आपके पास तरल नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं होने के कारण से पिछले 6 महीने से राजस्थान के किसी भी औषधालय में ये कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो वीर्य है उसको सुरक्षित रखने के लिए तरल नाइट्रोजन का कोई आना ही नहीं हुआ। और इसके कारण से मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर 6 महीने में आपके किसी भी क्षेत्र में अगर एक भी गर्भाधान हुआ हो, किसी भी किसान के पशु को ये सुविधा उपलब्ध कराई हो, और अगर नहीं कराई तो इस 6 महीने में जो इस किसान का नुकसान हुआ है, उसके पशुधन का जिस प्रकार से हाथ हुआ है, उसकी दूध क्षमता में जिस प्रकार की गिरावट आई, एक तरफ अकाल उसको मार रहा है, जैसे तैसे करके अपने पशु को बचाने के लिए कहीं से भी चारा जुटा करके उसकी व्यवस्था करके उसके 10-5 किलो दूध बेच करके शाम को आकर के अपने बच्चों की व्यवस्था करता है। उसकी आमदनी का सोर्स ये दूध से आने वाला रोज का पैसा, यही उसके एकमात्र सहारा है। लेकिन इस एकमात्र सहारे को 6 महीने से तरल नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं होने के कारण से जिस फर्म से आपने लिया था उसका पेमेंट नहीं की, और उस पेमेंट नहीं होने के कारण से उसने आपको तरल नाइट्रोजन देना बंद कर दिया। अब इसकी शिकायत हर अस्पताल में आपको इंगित है। रोज किसान आता है, रोज भटक करके वापस जाता है, और वहाँ एक ही जवाब मिलता है, हम क्या कर सकते हैं, सरकार की तरफ से उपलब्धि नहीं है। और सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं है तो वीर्य को सुरक्षित रखना और उसके कारण से गर्भाधान करना ये संभव ही नहीं है। तो हमने इतना बड़ा लवाजमा, इतनी तनख्वाह, इतना खर्चा सब हम उठा रहे हैं, तनख्वाह हम दे रहे हैं, लेकिन लाखों रुपए की चीज हम कहीं से उसकी व्यवस्था करके और किसान को इस समय की हालत में बचाने की स्थिति में नहीं। इसलिए मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आज ही इस बारे में कोई व्यवस्था कराएं। राजस्थान का संपूर्ण किसान जगत इससे बहुत उद्वेलित है, लेकिन करे क्या, हुआ चारों तरफ से पिटा हुआ है। अस्पताल जाकर के अपने जानवर को लेके जाता है, लौट करके वापस आता है। ये 1-2 दिन की घटना नहीं है, लगातार 6 महीने से। और 6 महीने में मैं सोचता हूँ कोई भी एरिया ऐसा नहीं बचा होगा, राजसमंद हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे आपका कोटा हो, हर जिले से इसकी बराबर सूचना मिल रही है, अखबारों में आ रही है, लेकिन सरकार ने इस पर किसी प्रकार की भी कोई
व्यवस्था नहीं की। मैं आज मंत्री से चाहता हूं, मेरा बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण इस बात का है कि आप इस तरल नाइट्रोजन की व्यवस्था कितने दिन में उपलब्ध करा देंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र के किसान को उसकी आर्थिक स्थिति में मदद करने वाली ये चीज तुरंत उसको उपलब्ध हो सके और उसका पशुधन बचाया जा सके। और मुझे पूरी आशा है कि हम बहुत जल्दी इस समस्या का निराकरण कर लेंगे। प्रोफेसर सावरमल। मैं आपके माध्यम से माननीय सहायता मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अजमेर जिले के भिड़ाई गांव जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी हेडक्वार्टर है, जिसकी आबादी लगभग 10,000 की, माननीय मंत्री महोदय वहां पर 150 आदमी कार्य कर रहे हैं फेमिन के अंदर। कल परसों 210 आदमी हुए हैं। अब हमारे कार्यकर्ता और हमारी जनता इसको बर्दाश्त कर रही है। पर मैं आपकी जानकारी में ये तथ्य लाना चाह रहा हूँ कि ये 2 दिन पहले जो पूर्व सरपंच है, जो आपकी पार्टी से संबंधित है, एक विशेष वर्ग के लोगों को वहाँ पर ले गया सरपंच के घर पे, वहाँ पर उसके साथ दुर्व्यवहार करवाया और कहा कि इन लोगों को काम पे लगाओ। अब आप जानते हो जिस गांव के अंदर 800 तो लगभग चयनित परिवार है, 150 आदमी काम कर रहे हैं, उसमें ग्राम पंचायत के भी हो सकते हैं, दूसरे के भी हो सकते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि SC ST की आबादी वहाँ पर बहुत है। वहाँ पर अगर आप 1000 आदमियों को कम से कम काम दे तो भी 2-3 हफ्ते पखवाड़े के अंदर उनका नाम आता है। और वो सरपंच के साथ गाली गलौज किया, दुर्व्यवहार किया, और वो लोग भी SC के थे, सासी जाति के ST के थे, पर उनको भड़काया गया। भड़का के उल्टा उसके खिलाफ एट्रोसिटी का मुकदमा सरपंच के खिलाफ दायर करवाया गया। माननीय सहायता मंत्री जी, अब सरपंच से अगर उसको कोई आपत्ति थी, लोगों को लगाना था, तो ज्ञापन देता था, तहसीलदार के पास जा सकते थे, विकास अधिकारी के पास जा सकते थे। पर जानबूझ के एक टेंशन, जो हमारा बड़ा शांत कस्बा, आज तक कोई माथाफोड़ी नहीं हुई है, वहाँ पर पैदा करने की कोशिश की गई है। कल रात को मैंने कलेक्टर से, SP से बात की, रातों रात इन्होंने फोर्स भेजी, 11-12 बजे फोर्स गई, SDO केकड़ी से गया, और मैं आपको बता रहा हूँ सवेरे SDO से बात हुई, उधर से पत्थरबाजी करवाई गई, और पत्थरबाजी वो एक पत्थर इतना बड़ा सा SDO के बिल्कुल पास पड़ा वगैरह, मैं फंस गया, यही बहुत है। तो मेरा निवेदन ये है कि इस प्रकार के झूठे मुकदमे, मेरे को तो आप मार भी नहीं सकते, मैं तो आपके बस में नहीं हूँ, आप चिंता मत करो। हाँ, भगवान का आप अपने लिए कर रहे हो ठीक है, पर मेरा निवेदन ये है कि हम अगर कोई बात करें जब, तो आप कह देते हो आप लोगों को भड़का रहे हो, आप ये कर रहे हो, और आपके लोग बाग इस प्रकार का वातावरण तैयार करें। अब आप की लिमिटेशन हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ आप सब लोग जो रोजगार चाहते हैं उनको दे सकते हैं, सीमाएं सब जगह होती है, पर मेरा अनुरोध ये है कि एक तो झूठे मुकदमे जिस प्रकार से बने, उनके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरा, इस प्रकार का वातावरण आपके लोग पैदा नहीं करें, क्योंकि आपकी लिमिटिंग फैक्टर है कि आप कितने लोगों को काम दे सकते हैं, और जो काम अगर नहीं लगा तो उसको आप SDO तहसीलदार के पास भेजिए, कलेक्टर के पास भेजिए। अगर एक सरपंच पूर्व सरपंच दूसरे के पास भेजेगा तो इससे आपस में टेंशन बढ़ेगी, स्थिति खराब होगी, गांव का माहौल खराब होता है, फिर गुटबंदी, लोग बाग आपस में आ जाते हैं। कल रात को 12 बजे तक मेरे को नहीं सोना हुआ, क्योंकि बार टेलीफोन आए, मैंने सबको कहा भाई शांति कायम रखिए, सब आ जाएंगे, और लगभग 11-12 बजे फोर्स पहुंच गया। सवेरे फिर इनका सल्टारा हुआ, राजीनामा हुआ। तो मेरा विशेष अनुरोध यही है कि जो झूठे मामले दर्ज हुए उन पर आप ध्यान दीजिए। और उप सचेतक महोदय, आप पार्टी के भी पदाधिकारी रहे, आपने पार्टी वालों को पाबंद करो कि राज्य के नशे में इतने मदहोश मत हो कि हम तो, आप तो कुछ कर नहीं पाओ और हमारे साथी छोड़ने के लिए आ जाए, ये कतई उचित नहीं है, और इसको बर्दाश्त करने वाला भी हम नहीं, इसलिए ये थोड़ा आपको हम आगाह कर रहे हैं। विराजे प्लीज, माननीय सदस्य विराजे प्लीज। तो माननीय मंत्री महोदय, इस पर थोड़ा आप कृपा रखना। मान्य, ऑर्डर। जरूर कहते हैं कि राज का नशा नहीं होना चाहिए। मेरा इसमें निवेदन ये है कि गणगौर को घोड़े नहीं दौड़ेंगे तो फिर कब दौड़ेंगे? यही 100 को तो दौड़ा के देख ले क्या? ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। नहीं, ये 100 को तो आ जाओ, फिर दौड़ा ही ले, घोड़े कैसे दौड़ते पता चल जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी, आ जाओ। ये गृह मंत्री जी से कहलवा दो आप। ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय जोशी जी, गृह मंत्री सागवाड़ा पर स्टेटमेंट।
उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 1/5/2001 को समय 11 PM पर श्री शांतिलाल पुत्र हेतलाल उपाध्याय निवासी सरोदा, क्या हुआ? 11 PM पर श्री शांतिलाल पुत्र हाँ साहब, शांतिलाल पुत्र हेतलाल उपाध्याय निवासी सरोदा उप सरपंच ने सरोदा में प्रभारी थाना बांसवाड़ा को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आज दिनांक 5/1 को शाम 7:30 बजे प्रभुलाल पुत्र रतनलाल कोठारी ने टेलीफोन से सूचित किया कि नार सिंह जाति हजूरी राजपूत उम्र 70 वर्ष ने अपने शरीर पर केरोसिन डालकर जल गया है। जिस पर वह नार सिंह के घर पहुंचा तो नार सिंह जली हुई हालत में जिंदा था। जिस पर सरोदा के डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टर ने नार सिंह का उपचार किया। उसके बाद 9:30 बजे नार सिंह की मृत्यु हो गई। नार सिंह मानसिक रूप से विक्षिप्त था। उसकी पत्नी ने करीब 1 सप्ताह पहले उसे बताया था कि उसका पति उम्र याफ्ता व मानसिक रूप से विक्षिप्त है, काम धंधा नहीं करता है, इसलिए उसे वृद्धावस्था पेंशन दिलावें जिससे उसका गुजारा बसर हो सके। श्री नार सिंह की मृत्यु मानसिक रूप से विक्षिप्त हो स्वयं द्वारा केरोसिन डालकर जाने से हुई। उसकी मौत पर किसी प्रकार का शक शुबा नहीं है। आदि रिपोर्ट पर थाना सागवाड़ा पर मर्ग संख्या 5/2001 अंतर्गत धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किया जाकर जांच प्रारंभ की गई। जांच के दौरान संबंधित गवाह के बयान लिए गए। जिला कलेक्टर डूंगरपुर व SP, SDM सागवाड़ा, तहसीलदार सागवाड़ा व MLA वासपुर भी मौके पर पहुंचे। मृतक का पोस्टमार्टम दिनांक 2/5/2000 को करवाया जाकर लाश वारिसान को सुपुर्द की गई। जलने की सभी घाव पूर्व के हैं। मृतक के अभाव में अनडाइजेस्टेड फूड पाया गया। मृतक के आमाशय में अनडाइजेस्टेड फूड पाया गया। बड़ी आंत में मल भी पाया गया, जिससे प्रतीत होता कि मृतक ने मृत्यु से पूर्व आहार लिया था। जांच के दौरान लिए गए बयान, घरवाले, पंचायतनामा व अन्य गवाहों ने अपने बयानों में घटित घटना की तारीफ की है। जांच में यह भी पाया गया कि मृतक नार सिंह के 2 लड़के 15 सालों से पहले घर से निकल गए थे, जिनका कोई अता पता नहीं था, तथा एक लड़का गत वर्ष मर गया। इस कारण मृतक नार सिंह मानसिक रूप से चिंतित और विक्षिप्त था। उसने इस कारण से आत्महत्या कर ली। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार मृतक नार सिंह के 2 लड़के तो पिछले वर्षों से लापता हैं। तीसरे लड़के की भी गत वर्ष बांसवाड़ा में लाश मिली थी, जिसकी अंत्येष्टि भी बांसवाड़ा में कर दी गई थी। उसकी मौत गंभीर बीमारी कैंसर के कारण हुई थी। दिनांक 8/4/2001 को 28/4/2001 को अकाल राहत व अंत्योदय योजना के तहत 99 किलो गेहूं एवं 280 रुपये नगद राशि दिए गए थे। यदि माननीय सदस्य और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे पास पटवारी की रिपोर्ट है। मेरे पास नार सिंह के एक साथी जो जांच करवाई गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है। इसके आपका इसमें क्या जानकारी? अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नार सिंह के एक साथी जो जांच करवाई गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है। इसके आपका इसमें क्या जानकारी? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि केवल
अगर आत्मसंतोष के लिए इससे अगर आप संतुष्ट होना चाहें तो आपको मुबारक। इस बात की कोशिश करे किसी ने नहीं की कि वस्तु स्थिति क्या थी। केवल हम अपने पापों को कैसे ढकें वही तर्क देना, अगर यही मानवीयता रह गई तो मुझे बहुत अफसोस है इस बात। यह जो नारसिंह है इसका बच्चा 15 साल पहले से ही गया हुआ है। अगर ये मानसिक विक्षेप था तो इसने 1 तारीख की 15 साल के बाद ही इंतजार की थी, ये गलत। फिर 1 साल पहले इसके तीसरा बच्चा था, उसकी भी मृत्यु हो गई बांसवाड़ा में, ये सत्य। उसके बाद भी वो 1 साल था। घर में 2 ही प्राणी हैं, एक ये नारसिंह है जिसकी उम्र लगभग 70 साल बताते हैं, और एक उसकी पत्नी। घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है। आपके सरकारी रिकॉर्ड से भी ये गरीबी रेखा में भी इसका चयन है, बीपीएल परिवार में भी इसका चयन है। इसके पास न पेंशन है न आमदनी का कोई सोर्स है, और इसीलिए आपने पिछली 22 मार्च के दिन 22 मार्च 2001 के दिन आपके इस योजना के तहत इसको 17 किलो अनाज दिया था, और उसके बाद फिर 9 अप्रैल के दिन इसने चूंकि यह मजदूरी पे लगा था, उस मजदूरी के एवज में इसको 60 किलो अनाज और दिया गया था। उसके बाद फिर 28 तारीख को इसको 22 किलो अनाज और मिला। लेकिन मैं कोई तथ्य मैं नहीं छिपा रहा हूँ, कोई भी तथ्य मैं छिपाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चूंकि आपके पास इसके पास केवल इस गेहूं के अलावा उसके पास घर खर्ची के लिए 280 रुपए नकद भी मैं बता रहा हूँ आपको। माननीय सदस्य एक मिनट जो स्टेटमेंट माननीय मंत्री जी ने दिया है उसके अलावा आपको और कोई बात जिसकी और इन्वेस्टिगेशन आप चाहते हैं वो आप बता दो सरकार। मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपको तो आप कह रहे हो जो तो कह चुके ये मैं इसलिए कि मैं कोई आपकी बात को ये नहीं मिला ये कहकर के बात को मैं सत्य साबित नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन चूंकि इसके पास मैं आपको इंटरप्ट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन इसको काम पर भी लगाया गया था। काम पर लगाने के बाद इसको 99 किलो गेहूं भी दिया गया था, 280 रुपए नकद भी दिए गए थे जो अप्रैल माह में मिले थे। तो भूख से कैसे मर गया ये बड़ी समझी। मैं पेंशन वाली गलती है आपकी, तो बाकी भूख से तो नहीं आएगा कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल तो भूख से मरने की बात कैसे जोड़ते हैं? भूख से मरने वाली बात जो आत्महत्या की वो तो नहीं आएगा। काम नहीं मिलने के कारण से की, काम नहीं मिलने के कारण से ये पहले इसकी घर की तलाशी लिए क्या क्या आपको बता दूं। मैं ये काम के लिए हमेशा भटकता रहा। ये पादरडी में भी गया काम के लिए, वहाँ इसे काम पे नहीं रखा, और जिस दिन ये 1 तारीख है उस दिन ये सरपंच जो शांतिलाल उपाध्याय जिसने आपकी रिपोर्ट दर्ज कराई, ये वहाँ का उप सरपंच है। ये प्रातःकाल उप सरपंच साहब के पास गया कि मेरे पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरा गुजारा नहीं चलता है, आप किसी तरह से मेरी सिफारिश करके मुझको काम पे लगवा दो। और वो उसको लेकर के काम पर भी गया, जिस तालाब पे काम चल रहा था वहाँ काम पे जाकर के उसने मेट से आग्रह किया, लेकिन मेट ने कहा कि नहीं मेरे लिए संभव नहीं है, मैं नहीं लगा सकता हूँ। अब इसकी मृत्यु के बाद आपका एसडीओ गया, तहसीलदार गया, जनप्रतिनिधि गए, सब गए, इसके सारे घर की देखभाल की। इसमें केवल 4.5 किलो आटा मिला इसके घर में, बाकी इसके घर में मैं आपको रिपोर्ट हाँ तो आप दे देना ना। इसके पास आपका स्वयं तहसीलदार ने, एसडीओ ने इस बात को स्वीकार की है, 10 जनप्रतिनिधियों के सामने इस बात को स्वीकार की, इसके पास किसी प्रकार का नहीं था। और ये निराश होकर के जब घर लौटा तो अपनी पत्नी को कहा कि मेरे को काम पे किसी ने लगाया नहीं, और इसलिए वो उसकी पत्नी तो कोई पड़ोस में कोई शादी थी वहां गई थी, और वो मन से दुखी था कि क्योंकि उसके पेट भरने का लिए कोई साधन उसके पास उपलब्ध नहीं था। उसने हाथाजोड़ी की, मुझे काम पे लगा दो जिसके कारण से मुझे 2 पैसे मिलेंगे, मैं किसी तरह से अपना पेट भर सकूंगा। जब उसे लगा कि मेरे को ये इतना काम भी, इतना प्रार्थना करने के बाद, उप सरपंच के पास जाकर रोने के बाद, गाँव वहाँ जाने के बाद, लेकिन उसे काम पे नहीं लगा, इससे वो उसको आत्मग्लानि हुई। और पत्नी तो गई थी पास में शादी में, और इसने जाकर के अपने घर के पास ही एक आम का वृक्ष है, उस पर केरोसिन डाल करके जल करके अपने आप को इसने समाप्त कर दिया। ये जो घटना, ये जो समाप्ति की घटना है ना, ये वो चाहता था, क्योंकि उसकी आमदनी का एकमात्र सोर्स अगर कोई था
तो ये काम था और काम के आधार पर मजदूरी लेना चाहता था और उसके आधार पर किसी प्रकार से अपने पेट को पालता था। अब आपके स्वयं ने, तहसीलदार ने जाकर के और एसडीओ ने जाकर के उस मौके पर जाकर के देखा जहां काम चल रहा था। उस काम की जो लिस्ट बनी थी उसने लिस्ट नंबर 24 पर इस नार सिंह का नाम अंकित था। 24 पर, ये वर्षन मेरा नहीं है, ये आपका एसडीओ का वर्षन है कि उसका नाम जो लिस्ट बनाई थी कच्ची उसमें 24 नंबर पर इस नार सिंह का नाम अंकित था। लेकिन मस्ट्रोल में नार सिंह का नाम जब नहीं चढ़ाया, इस बात से उसे निराशा, क्योंकि गांव के सब लोगों ने आग्रह किया था कि इस आदमी को लगा दो, इसकी शक्ति तो नहीं है, ये काम तो बहुत ज्यादा कर सकेगा नहीं, उम्र भी इसकी ज्यादा है, लेकिन इसके खाने पीने का और कोई साधन नहीं है और ये राजपूत जाति का होने के बाद भी अपने ईमान को नहीं बेचना चाहता है, मेहनत करके 2 रोटी कमाना चाहता है। और इस कारण से गांव के सब लोगों के आग्रह से वो सूची बनी थी, उसकी सूची नंबर 24 पर इस नार सिंह का नाम अंकित था। लेकिन जब वहां से निराश होकर के लौट के आया तो उसके कारण से, आत्मग्लानि के कारण से, और जिंदगी में उसके और कोई सहारा था नहीं, बच्चा पिछले 15 साल से नहीं, उसकी आमदनी का कोई दूसरा साधन नहीं, खेती नहीं, कुछ भी नहीं, तो उसके कारण से उसने आत्मग्लानि से अपने आप पर केरोसिन डालकर उसने अपने आप को समाप्त कर लिया। इसकी जिम्मेदारी आपके वहाँ के प्रशासन की जाती है। ये बीपीएल परिवार में सेलेक्ट है, ये गरीबी रेखा के नीचे से सेलेक्ट है। गांव का एक एक बच्चा, वहाँ का जो धनपाल कोठारी है जिसने अपनी विज्ञप्ति जारी की, उसका है। गांव के सब लोगों का कहना है, क्योंकि ये अपनी गरीबी से और भूखमरी से इतना, बाकी ये जो मानसिक बच्चों के कारण से केवल ये कहकर के मानसिक विक्षिप्त था, तो किसी ने उसको पागल हो घूमते हुए देखा, कभी ने उसे किसी को गाली देते हुए देखा, कभी के साथ कोई अपव्यवहार करते हुए उसको कभी देखा नहीं देखा, बिल्कुल भी ये झूठ है। इस नार सिंह ने एक स्वाभिमानी आदमी होने के कारण से अपने पेट को भरने के लिए मजदूरी पे जाने पर और मजदूरी नहीं मिलने के कारण से निराश होकर के लौट के आया, तो उसने अपने आप पे केरोसिन डालकर अपनी लीला समाप्त कर दी। तो क्या ये जिम्मेदारी हमारी और प्रशासन की नहीं जाती? प्रशासन जब ये कहता है कि इसको 17 किलो गेहूं मार्च में दिया, प्रशासन ये कहता है कि इसको हमने 28 तारीख को फिर 22 किलो गेहूं दिया, तो यही गेहूं तो इसकी आमदनी का साधन था। गांव के सारे लोग चाहते थे कि ये दोनों बूढ़े बूढ़ी है और इसके परिवार में कोई नहीं है, इसलिए कम से कम इसको काम पे लगा दो, जिससे कम से कम ये इस प्रकार से रहेगा। तो ये हमारी नादानी, गलती के कारण से, और केवल हम बचने के लिए केवल एक आडंबर तैयार करें, इससे ज्यादा अफसोस नहीं होगा। ये सीधा का सीधा सरकार पर जाता है कि सरकार को इतना डायरेक्शन होने के बाद भी, जब ये बूढ़े 70 साल का बूढ़ा है, तो इसको पेंशन क्यों नहीं स्वीकृत हुई? क्यों नहीं इसका पेंशन का फॉर्म भर के गया था? क्यों नहीं इसे पेंशन मिली? केवल आटा और गेहूं नहीं खा सकता है, उसके घर में जाकर सारा संभाला करने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। और मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन उसे कहा था तुम भोजन खरीदा, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि उसकी पत्नी ने चावल बना के रखे हुए थे। उसकी पत्नी ने सबके सामने, एसडीओ के सामने, सारे गांव के सामने ये बयान दिया कि मैंने कहा था तुम चावल खा लो, मैंने चावल बनाए, उसको ये ना करके चला गया। मैं तो शादी के लिए चली गई और थोड़ी देर बाद मुझे बुलावा आया कि उन्होंने अपने आप पर केरोसिन डालकर समाप्त कर दिया। इस स्वाभिमानी आदमी ने आपसे मजदूरी मांगने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसे मजदूरी नहीं मिली। यह मजदूरी ऐसा एक नहीं है, ऐसे हजारों केस होंगे। हमारी मानवीय दृष्टिकोण जो देखने का है ना, वो नहीं होने के कारण से ये सरपंच की जिम्मेदारी है, ये तहसीलदार की जिम्मेदारी है कि अगर इस व्यक्ति का लगातार इस प्रकार का हमको जानकारी है कि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो भीख मंगे की तरह से रोटी तो नहीं खा सकता है। उसने भीख मंगे से रोटी नहीं खाई। उसके गांव में कोई जाकर के पूछ लो, इस नाथ सिंह ने कभी किसी से 2 पैसे भी नहीं मांगे कि मुझे 2 पैसे भी दान में दो। वो स्वाभिमानी होने से मजदूरी चाहता था, और मजदूरी में लिस्ट में नाम होने के बाद भी जब उसे निराश लौट के आना पड़ा, उसके कारण से आत्महत्या की। और इस आत्महत्या की जिम्मेदारी सीधी सीधी सरकार पर जाती है इस अकाल के समय में और इस गरीबी के समय में। यह मेरा कहना है। आप चाहो तो मैं आपके वर्षन से, आपके कलेक्टर के वर्षन से, आपके एसडीओ के वर्षन से, और जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर को पढ़िए आप। उस एफआईआर के अंदर भी आपके स्वयं के उस थानेदार ने, जो शायद कोई परमार नाम का व्यक्ति है, उसने स्वयं पे जाकर जो पहली रिपोर्ट गांव के लोगों के सामने इकट्ठी की, बसंती का जाकर के जो बयान लिया, जो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है, क्योंकि ये भूखमरी के कारण से, काम नहीं मिलने के कारण से बहुत मानसिक से दुखी था और उसके कारण से उसने आत्महत्या
हत्या की। बात को कितनी बार रिपीट माननीय सदस्य उपाध्यक्ष महोदय मैं भाषण देना नहीं चाहता। नहीं उपाध्यक्ष मुझे एक पॉइंटेड सवाल पूछने का पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों उपाध्यक्ष महोदय? नहीं उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन इसलिए कह रहा था कि माननीय गृह मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट आ गया पूरा मिला के एक ही बात कही है कि इस व्यक्ति ने मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण अपनी ई लीला समाप्त की है। गृह मंत्री जी, संवेदनशील सरकार की संवेदनहीनता की तो प्रकाष्ठा हो गई। माननीय कटारिया साहब ने सारे तथ्य आपके सामने रखे हैं। मेरा तो सीधा सा सवाल है, अगर ये व्यक्ति पागल था तो इस व्यक्ति को वह काम पर क्यों लगाएगा? नंबर एक बात। अगर ये व्यक्ति पागल था तो जब इसको गेहूं वितरित किया तब इसने वहां अंगूठा किया है। मतलब पागल कहकर सारी चीज पर लिपापोती करने की जो कुचेष्टा सरकार कर रही। उपाध्यक्ष महोदय, ये छोटी बात नहीं है। अगर इस घटना में जवाब दे दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना निवेदन करना है कि ये कहना गलत है कि भूख से मृत्यु हुई है। उस रोज पटवारी से उसकी मकान की तलाशी ली गई थी। उसके घर में आटा मौजूद था। माननीय मंत्री जी, उसके घर में आटा मौजूद था, उसके घर में गेहूं मौजूद थे, उसकी पत्नी ने चावल बनाए जो खाने के लिए मौजूद थे। और जैसा डॉक्टरी रिपोर्ट है कि बिना पचा हुआ खाना उसकी जो है डॉक्टरी मायने में मिला हुआ है। और ये कहना भी गलत है। क्या इसको काम दिया गया था। और जैसा मैंने को 99 किलो गेहूं और 280 रुपए भी नकद दिए गए थे। जब ये काम पे गया था तभी तो दिए गए थे। कहते हैं काम पे नहीं लगाए गए। हूँ कि मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च 2000 में भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए मंत्री महोदय। किए जाने वाले मेरे पास